Hello everyone, this side Ashish. Today we are going to start part 3 of the training series over ISO 31000 2018 version. Hope you are doing well and attending the part 1 and the part 2 of this particular series over ISO 31000 is essential and necessary to before attending the part 3 this particular training video to get the fundamentals and the sequence and the strategy to make a in-depth knowledge over ISO 31000 risk management guidelines. It is very essential, whichever organization, whichever industry you are working. So please attend my initial clauses training part 1 and then the part 2 before attending this part 3 training video for the risk management guidelines of ISO 31000. Today we are going to discuss pertaining the process requirements. Process basically is a risk management process. What are the things is essential to make a adequate risk management process? What are the characteristics? What are the properties? What are specification is there to make a to establish a proper risk management process? In detail, we discussed this particular clause 6. This is the last clause of the standard ISO 31000. Initially, we discussed in part 1 the initial 4 clauses and the introduction. And the part 2, we discussed the clause 5, that is basically framework. So, just for a recall, I just mentioned the what the things is discussed in the part 1 as the principles and what the things we discussed in the part 2 with respect to the framework. So in the part 1, we discussed the introduction and up to the clause 4, including the principles of risk management. तो वहाँ पे जो principles थे उसमें था integrated, second था structured and comprehensive, third था customized, fourth था inclusive, fifth था dynamic, sixth था best available information, seventh था human culture and factors और 8 था continual improvement. तो हमने 8 क्लॉसेस की 8 प्रिंसिपल्स की बात की थी जो कि रिस्क मैनेजमेंट का फाउंडेशन है. उसके इर्द गिर्द ही सारी चीज़ें घूमती हैं रिस्क मैनेजमेंट की. हमने इनिशियली एक डायग्राम डिस्कस किया था जो 3 सर्कल्स का था. वो कैसे इंटरेक्ट करता था वो समझाया था मैंने आपको. और जो प्रिंसिपल्स हैं उनके सेंटर में जो चीज़ वर्क करती है वो है वैल्यू क्रिएशन और प्रोटेक्शन उसका. ये प्रिंसिपल्स के सेंटर में है वैल्यू क्रिएशन एंड प्रोटेक्शन. और जो मैंने प्रिंसिपल बताए वो आप रिकॉल कर लीजिए. आपने नोट्स बनाए होंगे पार्ट 1 के, उसके अकॉर्डिंग जो ट्रेनिंग मैंने दी हुई है. सेकंड जो हमारा इम्पोर्टेंट था इस स्टैंडर्ड में वो था 5th क्लॉज जिसमें हमें फ्रेमवर्क की बात की थी. फ्रेमवर्क में सेंटर में जो सेंटर पॉइंट था उसका वो था लीडरशिप एंड कमिटमेंट. और जो चीज़ें उसमें कवर की थी फ्रेमवर्क के रिस्पेक्ट में रिस्क मैनेजमेंट को लेके, पहली थी उसमें इंटीग्रेशन, सेकंड था डिज़ाइन, थर्ड था इम्प्लीमेंटेशन, फोर्थ था इवैल्यूएशन एंड फिफ्थ था इम्प्रूवमेंट. ये 5 फ्रेमवर्क थे जिसको हमने इन डिटेल पार्ट 2 की ट्रेनिंग वीडियो में डिस्कस किया था और जिसके सेंटर में था लीडरशिप एंड कमिटमेंट. ठीक है, तो इसको इस तरह से समझना है कि प्रिंसिपल्स हमें पता होने चाहिए जिसमें हम वैल्यू क्रिएशन इस प्रिंसिपल का यूज़ करके कर सकें या उसको प्रोटेक्ट कर सकें. सेकंड है हमने फ्रेमवर्क तैयार किया था इसमें लीडरशिप एंड कमिटमेंट की ज़रूरत थी कि फ्रेमवर्क ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट का कैसा होना चाहिए. तो हमने इसमें 5 पॉइंट डिस्कस किए थे फ्रेमवर्क के. उसकी तरह उसके लिए हमने एक बेसिकली मैट्रिक्स तैयार की थी. अभी हमारा 6th
पर्टिकुलर क्लॉज जो प्रोसेस का है, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस की बात करता है, उसमें क्या एसेंशियल नीड्स हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो आपको मेरी स्लाइड विजिबल होगी जो शो कर रही है इन वीडियो में। सिक्स्थ क्लॉज है प्रोसेस, इसका फर्स्ट जो सब क्लॉज है वो है जनरल। ठीक है, और ये फिगर मैंने शो किया है जो कि स्टैंडर्ड का फिगर 4 है जिसमें प्रोसेस को डिफाइन किया गया है। ये हमने पार्ट 1 ट्रेनिंग में भी ISO 31000 के आपको इसका डिस्क्रिप्शन दिया था, ब्रीफ किया था इसके बारे में। और यहाँ पे फिर से मैं आपको बताता हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है इनिशियल अंडरस्टैंडिंग के लिए जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है वो कैसे वर्क करती है। तो सबसे सेंटर में पहले चलते हैं फिगर के, उसमें रिस्क असेसमेंट है। इसके 3 पार्ट्स हैं बेसिकली, आपको ध्यान में रखना है। इसमें है रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क एनालिसिस और थर्ड है रिस्क इवैल्यूएशन। और इसके जो अपर और लोअर एंड है वो पहला है अपर एंड वो है स्कोप, कॉन्टेक्स्ट एंड क्राइटेरिया, और लोअर एंड है रिस्क ट्रीटमेंट। ठीक है, और जो साइड में इसके दो एंड्स हैं लेफ्ट एंड राइट में, लेफ्ट एंड में है कम्युनिकेशन एंड कंसल्टेशन और राइट एंड पे है मॉनिटरिंग एंड रिव्यू। और जो लोअर एंड है वो है रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। तो इन सारी चीज़ों से एक मैट्रिक्स डेवलप होती है रिस्क असेसमेंट की, रिस्क ट्रीटमेंट की, जो कि हमारे आउटकम्स डिसाइड करती है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के, जो कि हमारे गोल हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के, आपकी कंपनी के। ठीक है, बेस्ड ओवर द रिस्क यू आइडेंटिफाइड। ठीक है, ये चीज़ें हैं, इस फिगर को आप ध्यान में रखिएगा, ये आपके माइंड में होना चाहिए जब भी आप रिस्क मैनेजमेंट की बात करो या फिर आप रिस्क ओनर हो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट प्रोसेस के ऊपर या फिर डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर या फिर डिफरेंट लेवल के ऊपर। तो ये बेसिकली आपका एक माइंडसेट होना चाहिए कि पर्टिकुलरली ओवरऑल जो मैट्रिक्स है फिगर के फॉर्म में जो यहाँ पे दिख रही है आपको विजिबल है, वो क्या है जब भी हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो ये चीज़ है यहाँ पे पहली जो समझनी है। साथ ही साथ यहाँ पे एक एरो भी दिखाया है जो रोटेट करती रहती है। तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है रिस्क मैनेजमेंट का, और ये डिफाइन करता है जो रोटेशन है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरोज शो कर रही हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि डायनेमिक प्रोसेस है, हमने प्रीवियस पार्ट्स में भी डिस्कस किया था क्यों डायनेमिक है रिस्क मैनेजमेंट और क्यों ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। तो उस हिसाब से यहाँ पे भी ध्यान रखना है, ये जो रोटेशन है इस चीज़ डिफाइन करता है, नोटिफाई करता है आपको। इसके आगे चलते हैं, अब हम लोग क्लॉज की रिक्वायरमेंट पे। तो जनरल हमारा पहला सब क्लॉज है प्रोसेस के अंदर। तो इसमें जो मैंने हेडिंग ली है या फिर चीज़ें बनाई है अपने डिफाइन करने के लिए ट्रेनिंग के थ्रू पर्टिकुलर प्रोसेस के रिस्पेक्ट में। तो पहली चीज़ यहाँ समझने वाली ये है कि रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है उसकी हम बात कर रहे हैं। इसमें जो मैंने हेडिंग ली है वो है सिस्टमैटिक एप्लीकेशन, और इसके अंदर कीवर्ड लिया है पॉलिसीज, प्रोसीजर, प्रैक्टिसेस। तो सेकंड हेडिंग जो ली है उसमें है एक्टिविटीज, उसमें है कम्युनिकेटिंग, कंसल्टिंग। सब हेडिंग है उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट, स्टेबलाइज, एसेस। फिर है ट्रीटिंग, मॉनिटरिंग, रिव्यूइंग, रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग, रिस्क। और जो लास्ट हेडिंग दी है वो है इंटीग्रल अप्लाई। इसके अंदर जो कीवर्ड्स लिए मैंने स्ट्रेटेजिक, ऑपरेशनल, प्रोग्राम और प्रोजेक्ट लेवल। और लास्ट मैंने हाईलाइट किया है प्रेजेंटेड, सीक्वेंशियल, प्रैक्टिस एंड इंटरेटिव। ये सारी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे ट्रेनिंग के थ्रू, और ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जब आप जनरल वे में आपको नॉलेज चाहिए होती है, रिकॉल करनी होती है अपने नॉलेज को रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के रिस्पेक्ट में। तो ये सारी चीज़ें आपको गाइड करती हैं मतलब क्या बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है प्रोसेस को लेके। अब मैं डिटेल में चलता हूँ, जो कीवर्ड्स मैंने बताया, हेडिंग्स बताए आपको, जो मैंने अपनी ट्रेनिंग पीपीटी में बनाए हैं
डिफाइन किए हैं। तो पहली चीज जो इसमें है, जो हमें समझना है कि ये रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस जो है वो सिस्टमैटिक एप्लीकेशन है, जिसमें आपको सिस्टमैटिकली प्लान मैनर में एक आप यहाँ पे कह सकते हैं एक स्ट्रेटेजिक मैनर में चीज़ों को अप्लाई करना है। जो भी चीज़ें रिस्क मैनेजमेंट से लेके हम डेवलप करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो किसी तरह का प्रोसीजर हो, पॉलिसी हो, प्रैक्टिस हो या एक्टिविटी हो, वो सारी चीज़ें जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन में या फिर किसी भी एक्टिविटी में रिस्क मैनेजमेंट को लेके, तो वो स्ट्रेटेजिक होना चाहिए, साथ ही साथ सिस्टमैटिक होना चाहिए। ठीक है, कोई भी चीज़ ऐसी ना हो कि रैंडम हो, ठीक है, या फिर मिसकम्युनिकेशन पैदा करे, कंफ्यूजन पैदा करे, ठीक है, या फिर पहले से चीज़ों की नॉलेज ना हो, किसी की कॉम्पिटेंसी ना हो, या फिर जो भी आपके रिसोर्सेज इन्वॉल्व हैं, सपोर्ट इन्वॉल्व है रिस्क मैनेजमेंट को डील करने के लिए, की प्रिपरेशन ना हो। तो इसका हमें ध्यान रखना है कि सिस्टमैटिक अप्लाई करना है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। साथ ही साथ जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें स्टैंडर्ड बात करता है, जो हमने अभी बात करी प्रोसेस के रिस्पेक्ट में, वो चाहे कम्युनिकेशन हो, कंसल्टिंग है, कॉन्टेक्स्ट का इस्टेब्लिशमेंट है, को एसेस करना है इंटरनल और एक्सटर्नल इशू के पॉइंट ऑफ व्यू से, रीड करना है, मॉनिटर करना है, रिव्यू करना है, रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग है। ये मेजर जो हमने अभी बात की थी फिगर में, जो आपको विजिबल है, ये सारी चीज़ों का ध्यान है। इस ये जो पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, ये हमें सिस्टमैटिक में अप्लाई करना है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को लेके। तो ये बेसिक नीड है जनरल में जो स्टैंडर्ड बताता है हमें, ठीक है। और मैंने बताया आपको किसी तरह का मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, कंफ्यूजन, ठीक है, लैक ऑफ नॉलेज, कॉम्पिटेंसी में लैक, ठीक है, या फिर प्रिपरेशन ना होना, uh, या फिर वर्कशॉप ना होना इनिशियली बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, तो हमें जो हमारा आउटपुट है वो बहुत बुरी तरह से डेविएट करेगा, क्योंकि जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है तभी अप्लाई होता है जब एक कंपनी बहुत सीरियस होती है अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को लेके, विजन को लेके। तो यहाँ पे ये चीज़ें प्रॉपरली सिस्टमेटिक वे में अप्लाई करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब भी आप अ, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बिजनेस रन कर रहे होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही होती है, ठीक है, जब आप इसको आप अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट करते हो, इसका यूज़ करते हो ISO 31000 का। सेकंड जो बात आती है जनरल में के अंदर, ये कहता है जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है वो इंटीग्रल पार्ट है मैनेजमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, डिसीजन मेकिंग के अंदर, ठीक है। वो स्ट्रक्चरल हो, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर हो, ऑपरेशंस हो, प्रोसेस हो, किसी भी तरह की चीज़ें हैं जो पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन के बाउंड्री में फॉल करती हैं, उनसे सब में इनका इंटीग्रेशन है, इंटीग्रल है ये कंप्लीटली, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस पार्ट्स में भी डिफाइन किया था, इंटीग्रेशन किस तरह से है रिस्क मैनेजमेंट का, उसमें यहाँ चीज़ें ऐड कर रहा हूँ मैं। तो इसका ध्यान रखना है कि इंटीग्रल पार्ट है, और इसकी इम्पोर्टेंस को समझना है कि वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल थिंग है जब आप रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखते हो, या फिर आपने कोई मैनेजमेंट सिस्टम अपने सिस्टम में इस्टेब्लिश किया हुआ है बेस्ड और एनी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, तो उसमें एड ऑन की तरह या फिर वहाँ पे भी रेफरेंस में मिलता है हमें ISO 31000 का रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से, रिस्क असेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है इन डिटेल, और इसको समझना आपके सारे एम्प्लॉय को ये पता होना चाहिए कि इम्पोर्टेंस इसके इसका इंटीग्रल होना आपके मैनेजमेंट के अंदर, आपके प्रोसेस के अंदर, आपके ऑपरेशन के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है जब भी आप इम्प्लीमेंट करो, जब भी आप चीज़ों को इस्टेब्लिश करो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। साथ ही साथ जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है उसके लिए कहता है कि ये इसको अप्लाई जो करना है आपके सिस्टम के अंदर, वो स्ट्रेटेजिक होना चाहिए, ऑपरेशनल होना चाहिए,
प्रोग्राम के थ्रू होना चाहिए या प्रोजेक्ट लेवल्स पे होना चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक का मतलब ये है कि आप एक मैनेजमेंट सिस्टम फॉलो कर रहे हो। मैंने बताया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बेस्ड है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका मैनेजमेंट सिस्टम रन कर रहा है। तो उसमें आपने जो 31,000 की रिक्वायरमेंट्स है उसको अप्लाई किया हुआ है, इंटीग्रेट किया हुआ है। साथ ही साथ जब कोई पर्टिकुलर ऑपरेशंस होता है तो वहाँ पे भी आप ये रिक्वायरमेंट्स जो है 31,000 की वो ऐड कर सकते हो। कोई प्रोग्राम है आपके ऑर्गेनाइजेशन का उसके अंदर ऐड कर सकते हो, या फिर कोई प्रोजेक्ट है आपके ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू डिलीवर हो रहा है तो वहाँ पे भी आप इस चीज़ को 31,000 के जो ओवरऑल गाइडलाइंस हैं रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के रिस्पेक्ट में उसको वहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ये स्टैंडर्ड कहता है। इसके बाद जो नेक्स्ट बात है स्टैंडर्ड में जनरल के अंदर वो ये है कि यहाँ पे भी स्टैंडर्ड कस्टमाइजेशन की बात कहता है। कस्टमाइजेशन इस तरह से जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है उसका डिफरेंट यूज़ एक ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है, वो आप समझ सकते हो। वो ने प्रिंसिपल से बात की थी किस तरह से हम इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, क्या वो प्रोसेस इम्प्रूवमेंट हो सकती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं, केपीआईज इम्प्रूवमेंट हो सकती है। ठीक है, रिस्क रिटेंशन या फिर प्रिवेंशन मिटिगेशन तो है ही है, या फिर अवेयरनेस नॉलेज जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो डिफरेंट यूज़ हैं रिस्क मैनेजमेंट के एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो हम ध्यान रखना चाहिए कि जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस हो वो कस्टमाइज्ड हो। पर्टिकुलर हम जब पॉलिसी या प्रोसीजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, रिस्क ओनर के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो उस हिसाब से हमें कस्टमाइजेशन करना होता है। और ये जितना अच्छा होगा कस्टमाइजेशन, जितना इन डेप्थ इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, रिव्यू करेंगे, उतना ही अच्छा हमारा जो ओवरऑल मैनेजमेंट है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस का, और जो उसका रिस्पेक्टिव आउटपुट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमें मिलता है। तो ये चीज़ का स्टैंडर्ड इस बारे में बोलता है। नेक्स्ट जो बात आती है यहाँ पे स्टैंडर्ड हाईलाइट करता है कि ह्यूमन बिहेवियर और कल्चर के बारे में। ये जैसे कि मैंने बताया है कि रिस्क मैनेजमेंट जो है ओवरऑल डायनेमिक है बहुत, और वेरिएबल नेचर का है ड्यू टू डिफरेंट काइंड ऑफ फैक्टर्स। और जो इसमें सबसे की कंपोनेंट है या फिर की पिलर है ह्यूमन बिहेवियर और कल्चर है। तो उसमें हमने फ्रेमवर्क के रिस्पेक्ट में बात की थी बिहेवियर की और कल्चर की इन डेप्थ मैनर में। तो यहाँ पे भी स्टैंडर्ड इस चीज़ के बारे में आपको आगाह करता है, एक बार फिर से आपको बताता है कि आपको ह्यूमन बिहेवियर और कल्चर का ध्यान रखना है, क्योंकि ओवरऑल जो डिसीजन मेकिंग है, रिपोर्टिंग है, कम्युनिकेशन है, या इंफॉर्मेशन जनरेशन है, और या फिर हमने प्रिंसिपल से बात की थी बेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन की, तो वो जनरेट होना ह्यूमन के थ्रू ही है, उसका प्रोसेस होना ह्यूमन के थ्रू ही है, कम्युनिकेशन जो है वो ह्यूमन के थ्रू होना है। मशीन्स आपको जहाँ पे भी मशीन इन्वॉल्व है वो तो डेटा जनरेट करती ही है, लेकिन जो उसकी प्रोसेसिंग है, उसका कम्युनिकेशन है, उसकी डिसीजन मेकिंग है, उसकी रिपोर्टिंग है, वो ह्यूमन के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिहेवियर और कल्चर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी स्टैंडर्ड्स बारे में बोलता है बिहेवियर और कल्चर के बारे में। और साथ ही साथ जैसे प्रीवियस क्लॉजेस में बात किया था कि हाँ, ये जो ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट है उसी तरह से रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस भी सीक्वेंशियल है। ठीक है, और साथ ही साथ इटरेटिव है, मतलब आपको कॉन्टिन्यूस उसको सर्कुलेट करते रहना, रन करते रहना है। और सीक्वेंशियल फॉर्म में कि स्टेप वाइज कि वन स्टेप पे क्या होगा, सेकंड स्टेप पे क्या होगा, थर्ड स्टेप पे क्या हमें करना है। ठीक है, वो हमने फ्रेमवर्क में डिस्कस किया था, कैसे हम इम्प्रूवमेंट तक जाएंगे, इंटीग्रेशन से लेके इम्प्रूवमेंट तक। तो ये जनरल के अंदर ये सारी चीज़ें हैं जो स्टैंडर्ड कहता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्लॉज पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे जो सेकंड क्लॉज है प्रोसेस के अंदर वो है कम्युनिकेशन एंड कंसल्टेशन। इसमें जो मैंने हेडिंग ली है फर्स्ट वो है असिस्ट इंटरेस्टेड पार्टीज, और कीवर्ड्स है अंडरस्टैंडिंग रिस्क, डिसीजन बेसिस, एक्शंस, रीजंस। सेकंड हेडिंग है कम्युनिकेशन अवेयरनेस अंडरस्टैंडिंग। थर्ड हेडिंग है कंसल्टेशन।
इसके अंदर है फीडबैक एंड इंफॉर्मेशन। फोर्थ हेडिंग है हमारी क्लोज कोऑर्डिनेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी। नेक्स्ट हेडिंग है एम टू डिफरेंट एक्सपर्टाइज, अप्रोप्रिएट कंसिडरेशन, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, सेंस, इंक्लूसिवनेस एंड ओनरशिप। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन एंड कंसल्टेशन की बात है, जो फर्स्ट कंपोनेंट है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस का, जो हमने बात की थी, हमने फिगर के थ्रू बताया था कि स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन की बात की थी, तो ये उसका फर्स्ट पॉइंट है और एक की पिलर है जब भी हम रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस की बात करेंगे। और इन्हीं कम्युनिकेशन से, इन्हीं कंसल्टेशन से हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं रिस्क मैनेजमेंट के, वो डिसाइड होते हैं, रिस्क आइडेंटिफाई होता है और फर्दर चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो ये इनिशियल चीज़ है जब भी हम रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के लिए सोचते हैं। उस केस में पहली बात जो इसमें है वो है पर्पस की, कि जो कम्युनिकेशन और कंसल्टेशन का पर्पस क्या है, जो स्टैंडर्ड बोल कहता है आपसे, वो है कि इसका जो सोल पर्पस है वो असिस्ट करना है, वो डिफरेंट लेवल्स में हो, डिफरेंट स्टेजेस में हो, डिफरेंट पार्ट्स में हो, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस के अंदर हो। तो जो असिस्ट की बात है उसके ऊपर ये पर्टिकुलर जो कंपोनेंट है मैनेजमेंट प्रोसेस का डिपेंड करता है, या फिर इसका यहाँ पे यूटिलाइजेशन है, पर्पस है। तो ये जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, इंटरेस्टेड पार्टी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल हो, उनके बीच में कम्युनिकेशन और कंसल्टेशन कैसा होना चाहिए जिससे कि एक रिस्क को लेके बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। ठीक है, जो डिसीजन लिया जाए रिस्क के रिस्पेक्ट में, वो किस बेसिस पे लिया जाए, वो क्लियर हो सके कम्युनिकेशन एंड कंसल्टेशन के थ्रू। साथ ही साथ जो रीजंस हैं डिसीजन मेकिंग के, इस बेसिस पे डिसीजन लिया गया है, वो रीजन को शेयर किया जा सके, कम्युनिकेट किया जा सके, कंसल्ट किया जा सके रीजंस को डेवलप करने में, आइडेंटिफाई करने में। साथ ही साथ जो भी एक्शन हम प्लान करेंगे रिस्क के रिस्पेक्ट में, वो रीजन क्यों लिए गए हैं, वो एक्शंस क्यों लिए गए हैं, वो हम एक एडिक्वेट मैनर में, एक जस्टिफाइड मैनर में, या फिर हम एक सेटिस्फैक्ट्री मैनर में हम कम्युनिकेट कर सकें अपने स्टेक होल्डर के साथ। स्टेक होल्डर आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने प्रीवियस क्लॉजेस में भी ब्रीफ किया हुआ है, साथ ही साथ रेफरेंस दिया है कि आप इंटरेस्टेड पार्टी का मेरी वीडियोस कहाँ पे देख के इन डिटेल समझ सकते हो इंटरेस्टेड पार्टी कौन होते हैं बेसिकली। तो स्टेक होल्डर्स आर इंटरेस्टेड पार्टी, वो इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। ये अभी तक कंफ्यूजन है, 2015 में पहली बार ये ISO 9001 में ये वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ था इंटरेस्टेड पार्टी का, लेकिन अभी तक जो ट्रेनर्स हैं मार्केट में, इंडस्ट्री में, उनको नॉलेज नहीं है इंटरेस्टेड पार्टी के रिस्पेक्ट में। तो आप क्लियर रहिए, या फिर मेरी ट्रेनिंग वीडियो है जो मैंने रेफरेंस दिए हैं प्रीवियस ट्रेनिंग में, वहाँ से आप 9000 की सीरीज आपने देखी होगी। तो वहाँ पे मैंने ब्रीफ किया है फंडामेंटल्स एंड वोकेबलरी में, ISO 9000 में ट्रेनिंग के अंदर इंटरेस्टेड पार्टी के ऊपर। तो आगे चलते हैं कम्युनिकेशन कंसल्टेशन में। तो ये बेसिकली पर्पस है कम्युनिकेशन कंसल्टेशन का। साथ ही साथ जो इसका मेथडोलॉजी होना चाहिए कम्युनिकेशन और कंसल्टेशन का, या फिर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वो है अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना रिस्क को लेके। तो ये ध्यान में रखना है, ये चीज़ हमारी होनी चाहिए बेसिकली कम्युनिकेशन एंड कंसल्टेशन के थ्रू। जो रिस्क के लिए चीज़ें हैं ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट को लेके, प्रिंसिपल्स को लेके, फ्रेमवर्क को लेके, वो ओवरऑल डेवलप होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जो भी कंसर्न टीम है, जो भी वहाँ पे रिस्पेक्टिव टीम है इस चीज़ के लिए, रिस्क मैनेजमेंट के लिए। साथ ही साथ जो कंसल्टेशन है वहाँ पे ध्यान रखना है, जो भी फीडबैक है वो लेना है, जिससे कॉन्फिडेंस इम्प्रूव हो, और जो हम जो डिसीजन मेकिंग है वो उसके लिए एक बेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ प्रिंसिपल हम डिसीजन मेकिंग कर सकें। साथ ही साथ जो कम्युनिकेशन एंड कंसल्टेशन है,
जैसे मैंने बताया कम्युनिकेशन इम्पैक्ट करता है अवेयरनेस के ऊपर, और कंसल्टेशन जो इम्पैक्ट करता है वो फीडबैक के ऊपर विथ रिस्पेक्ट टू रिस्क मैनेजमेंट। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड क्लोज कोऑर्डिनेशन की बात करता है कि ये कोऑर्डिनेटेड होनी चाहिए लेकिन क्लोज फॉर्म में इन दोनों चीज़ों के अंदर, और फैसिलिटेट होनी चाहिए कुछ चीज़ें या फिर करें कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इन दोनों से मिलकर क्लोज कोऑर्डिनेशन के थ्रू वो है फैक्चुअल हो, वो एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स टाइमली हो, रिलेवेंट और एक्यूरेट हो, अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है, तो ये एक्सचेंज होना चाहिए जब भी कोई कम्युनिकेशन हो किसी रिस्क को लेके। तो थ्रू कंसल्टेशन फीडबैक वो डिफाइन हो एक फैक्चुअल वे में, टाइमली वे में, रिलेवेंट वे में, एक्यूरेट वे में और अंडरस्टैंडेबल वे में, जिससे उसको फर्दर हम यूज़ कर सकें रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर। साथ ही साथ जो भी चीज़ें, जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की जाएंगी, ट्रांसफ़र होंगी, कोई सा भी डेटा हो सकता है, वो कॉन्फिडेंशियलिटी उसमें मेंटेन करनी है, हमें इंटीग्रिटी मेंटेन करनी है, जिससे कि वो डेटा सेफ रहे। ऐसा ना हो किसी का प्राइवेट डेटा हो या फिर किसी की प्राइवेटी राइट्स जो हैं वो उसकी वजह से ब्रेक हो रही हो या उस पर हैम्पर हो। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है कि जो भी कम्युनिकेशन और कंसल्टेशन के थ्रू इंफॉर्मेशन या फिर डाटा हम जनरेट करें वो कॉन्फिडेंशियल और इंटीग्रिटी वे में मेंटेन रहे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। पहली रिक्वायरमेंट थी जो स्टैंडर्ड्स बारे में बोलता है। साथ ही साथ जो ये कम्युनिकेशन एंड कंसल्टेशन है, ये जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है उसके थ्रू आउट द प्रोसेस ये रहेगी चीज़। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। इसका रोल ऐसा नहीं है कि कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है या फिर कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट के लिए होता है, ऐसा नहीं है। ये ऑन गोइंग मैनर में रन करनी है चीज़ें, और इसमें मतलब गैप नहीं होना चाहिए कम्युनिकेशन कंसल्टेशन में। ये हमेशा एक ऑप्टिमम लेवल पे मेंटेन रहनी चाहिए। जब भी हम रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, रिस्क मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें या फिर उस रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, तो ये थ्रू आउट द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस की जो साइकिल है जो हमने बात की थी फिगर 4 में इसका हमें ध्यान रखना है कि ये ऑप्टिमम वे में मेंटेन होनी चाहिए, जिससे कि इंटरनल और एक्सटर्नल जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनके साथ जो नीड है कम्युनिकेशन और कंसल्टेशन के रिस्पेक्ट में वो मेंटेन हो सके। तो ये बात थी। नेक्स्ट जो चलते हैं उसमें एम की बात कहता है कि एम क्या है कम्युनिकेशन और कंसल्टेशन का, जो यहाँ पे ISO 31000 में दी गई है रिक्वायरमेंट क्लॉज 6 में। उसमें पहली चीज है कि बात होती है डिफरेंट एरिया एक्सपर्टाइज की। ठीक है, तो जब हम कंसल्टेशन की बात कहते हैं, कम्युनिकेशन की बात कहते हैं, तो जो रिस्क का आइडेंटिफिकेशन है वो जब एक आपका मतलब जूनियर लेवल का एम्प्लॉय पर्सनल जब उसको आइडेंटिफाई करता है, आप किसी भी इंडस्ट्री में हो या फिर उसका सुपरवाइजर हो, वो आइडेंटिफाई करता है, उस चीज़ को देखता है, या फिर मैनेजर लेवल का वो देखता है, या फिर सीनियर लेवल का मैनेजर होता है, फिर या फिर टॉप मैनेजमेंट देखता है। तो उसकी डिफरेंट एक्सपर्टाइज होती है उस रिस्क को देखने की, समझने की। तो उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिफरेंट एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज की बात होती है कि कम्युनिकेशन एंड कंसल्टेशन के थ्रू वो जो एक्सपर्टाइज है, जो हमने इनिशियल इंफॉर्मेशन दी है रिस्क के रिस्पेक्ट में, जो कि बेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन है जो हमने प्रिंसिपल में बात की थी, उसमें वो कन्वर्ट हो जाती है बेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन में। ठीक है, तो इसको अचीव करने के लिए आपको कम्युनिकेशन और कंसल्टेशन जो है वो एक अच्छा बनाना पड़ता है, ऑप्टिमम बनाना पड़ता है, और डिफरेंट एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज को यूज़ करना पड़ता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है इस एम का कि हमें इसको फुलफिल करना है जब भी हम रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के लिए सोचें। सेकंड जो एम है उसमें अप्रोप्रिएट कंसिडरेशन की बात होती है। ठीक है, तो जो डिफरेंट व्यूज़ हैं जब हमें मिलते हैं, जो मैंने बात की डिफरेंट लेवल के एम्प्लॉय से, डिफरेंट पार्ट्स के एम्प्लॉय से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो
हमें एक अप्रोप्रिएट कंसिडरेशन में हेल्प मिलती है, जो कि हमें रिस्क के क्राइटेरिया को डिफाइन करने के लिए और रिस्क को इवेल्युएट करने के लिए हेल्प करती है। तो इस कंसिडरेशन का ध्यान रखना है, ठीक है, एम के अंदर कि ये कंसिडरेशन बहुत इम्पोर्टेंट है रिस्क को सही तरीके से डील करने के लिए या फिर सही तरीके से उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए, और हम बेटर, मोर इफिशिएंट, मोर इफेक्टिव और मोर ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं जब हम डिफरेंट एक्सपर्टाइज को यूज़ करते हैं, अप्रोप्रिएट कंसीडरेशन का यूज़ करते हैं। तब नेक्स्ट जो बात आती है कम्युनिकेशन कंसल्टेशन के एम की, तो उसमें है सफिशिएंट इंफॉर्मेशन की। तो सफिशिएंट इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है एक डिसीजन मेकिंग के लिए, रिस्क के ओवरसाइट के लिए, रिस्क को इन डेप्थ रिव्यू करने के लिए। तो हमारे पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो बेस्ड ओवर द कम्युनिकेशन, बेस्ड ओवर द कंसल्टेशन, जो भी वहाँ से डेटा जनरेट हो रहा है, वो जब हमारे पास हम उसको डिक्लेयर करें कि वो बेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन है विथ रिस्पेक्ट टू रिस्क जो हमें आइडेंटिफाई किया है हमने, तो तब हम जाके एक बेटर जो डिसीजन मेकिंग है, फर्स्ट ओवरसाइट है उसकी, उसको फैसिलिटेट कर पाते हैं, उसको हेल्प ले सकते हैं वो, और जो इंटीग्रिटी है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस की वो इम्प्रूव हो जाती है। सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है, तो हमने बात करी एम के रिस्पेक्ट में। फोर्थ जो बात है एम कम्युनिकेशन कंसल्टेशन का, वो बात करता है इंक्लूसिवनेस की, ओनरशिप की, कि एक ओनरशिप डेवलप होती है जब भी रिस्क हम कोई आइडेंटिफाई करते हैं, वो डिफरेंट स्टेजेस में हो सकती है। जैसे डिफरेंट स्टेजेस की बात कहते हैं रिस्क की, जब हम ISO 31010 की ट्रेनिंग लेंगे तो उसमें मैं डिफाइन करूंगा कि डिफरेंट लेवल में हम कुछ स्ट्रेटेजिक हो सकती है, कुछ हमारे ऑपरेशनल रिस्क हो सकते हैं मतलब ऑन गोइंग में, कुछ हमारे प्री डिटरमाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट लेवल ऑफ रिस्क हैं बेस्ड ओवर द स्ट्रेटेजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या फिर बेस्ड ओवर द ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज। हमारे रिस्क जो होते हैं वो हम डिसाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट सिनेरियोज में। तो जो ये इंक्लूसिवनेस है वो आनी चाहिए कम्युनिकेशन के थ्रू, कंसल्टेशन के थ्रू, और कहीं ना कहीं ओनरशिप की तरह देखना चाहिए कि रिस्क जो है कोई पर्टिकुलर पर्सनल है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर वर्क कर रहा है, सर्विसेज में वर्क कर रहा है, तो उसके अंदर ये जो ओनरशिप है वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए रिस्क को लेके कि हाँ आई एम द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आई एम द हैविंग द ओनरशिप फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, पर्टिकुलर एक्टिविटी, दैट्स व्हाई आई एम इंक्लूसिव विथ रिस्पेक्ट टू रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। इस चीज को बिल्ड करता है एक अच्छा रिस्क का मैनेजमेंट प्रोसेस का कम्युनिकेशन और कंसल्टेशन है, ठीक है। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है, इस तरह से बिल्ड करता है, सेंस है इंक्लूसिवनेस और ओनरशिप का, कम्युनिकेशन और कंसल्टेशन। तो यहाँ तक इसमें बात थी। इसके बाद नेक्स्ट क्लॉज पे चलते हैं जो कि है 6.3 क्लॉज। इसके अंदर इसकी जो टाइटल है प्रोसेस के अंदर 0.3 सब क्लॉज है, स्कोप, कॉन्टेक्स्ट एंड क्राइटेरिया। बस इसमें हेडिंग है जनरल, सब हेडिंग लिया है मैंने पर्पस, कस्टमाइज, इनेबलिंग, इफेक्टिवनेस, अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। सेकेंड हेडिंग है डिफाइनिंग द स्कोप, इसमें कीवर्ड लिया है डिफाइन। सब हेडिंग लिया है डिफरेंट लेवल्स, स्ट्रेटेजिक, ऑपरेशनल, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट, अदर एक्टिविटीज। नेक्स्ट सब हेडिंग लिया है क्लियर, अंडरस्टैंड कंसिडरेशंस, रिलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट हेडिंग लिया है मैंने सब प्लानिंग द अप्रोच, objectives, decision, expected outcomes, inclusion, exclusions, tools, techniques, resources, responsibilities, records and relationship। ये सारे हमने कीवर्ड लिए हैं पर्टिकुलर क्लॉज के अंदर 6.3 के अंदर। तो अब यहाँ पे बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, इसका ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो ये सेकंड पिलर है
सेकंड कंपोनेंट है प्रोसेस के रिस्पेक्ट में रिस्क मैनेजमेंट के। ने कम्युनिकेशन एंड कंसल्टेशन की बात कर ली, उसको समझ लिया वो किस तरह से एक रोल प्ले करता है रिस्क मैनेजमेंट को लेके उसके प्रोसेस के डेवलपमेंट में। यहाँ पे हम बात करते हैं स्कोप कॉन्टेक्स्ट एंड क्राइटेरिया डेवलप करने के लिए उसके क्या चीज़ें होनी चाहिए और किस तरह से ये इम्पोर्टेंट है। तो पहला जो पर्पस है कि जब हम स्कोप की बात करेंगे या फिर कॉन्टेक्स्ट क्राइटेरिया की बात करेंगे तो जो कस्टमाइजेशन है वो यहीं से डिफाइन होता है। जो कस्टमाइजेशन हमने बात की थी प्रिंसिपल्स में भी क्लॉज 4 में और साथ ही साथ क्लॉज 5 जो हमने एक फ्रेमवर्क था उस पर भी बात की थी कस्टमाइजेशन की। तो ये जो स्कोप कॉन्टेक्स्ट एंड क्राइटेरिया है वही डिफाइन करता है कि कस्टमाइजेशन रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस का कितना अच्छे तरीके से किया जा सकता है और उसी से हमारी जो इफ़ेक्टिवनेस है इस असेसमेंट को लेके वो इनेबल हो पाती है। मतलब उसके लिए एक अच्छा रास्ता बनाता है, एक गुड रोड टू फर्दर गोइंग कह सकते हैं। यहाँ पे वो डेवलप होती हैं चीज़ें, इस तरह से ये इम्पोर्टेंट है स्कोप कॉन्टेक्स्ट और क्राइटेरिया जब भी हम रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के रिस्क में सोचते हैं। और साथ ही साथ हमारे लिए जो रिस्क असेसमेंट के लिए एक अच्छा रास्ता तो बना ही रहा है ये। जो ट्रीटमेंट है रिस्क का वो भी एडिक्वेट हो पाता है, अप्रोप्रिएट हो पाता है, या फिर जो डिसीजन मेकिंग है या फिर ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्सपेक्टेशन है रिस्क को लेके वो फुलफिल हो पाती है। या फिर यहाँ पे ये कह सकते हैं जो प्लानिंग है उसको लेके या फिर एक्सपेक्टेशन है या मैनेजमेंट की वो एक सही तरीके से हो पाती है। तो इस तरह से ये स्कोप और कॉन्टेक्स्ट एंड क्राइटेरिया इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसमें ध्यान रखना है कि जो एक्सटर्नल इंटरनल कॉन्टेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को लेके उसको भी आपको समझना है, स्कोप को भी समझना है इसके अंदर। ठीक है, स्कोप का ये मतलब है कि जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस हम डेवलप करेंगे उसकी बाउंड्रीज क्या होंगी। बाउंड्रीज का मतलब है क्या क्या चीज़ें उसके अंदर इंक्लूसिव है हमें लेनी है विथ रिस्पेक्ट टू अपने फ्रेमवर्क बात की थी वो सारी चीज़ें क्या होंगी स्कोप के अंदर। ठीक है, और इंटरनल एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट क्या होंगे जिसके ऊपर हम डिज़ाइन कर सकेंगे फ्रेमवर्क के रिस्पेक्ट में। तो वो सारी चीज़ें हमें इंक्लूड करनी है जब भी हम स्कोप कॉन्टेक्स्ट एंड क्राइटेरिया की बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के रिस्पेक्ट में। तो पहला इसमें जो सब क्लॉज है जनरल उसकी हमने बात कर ली। सेकंड जो सब क्लॉज है उसमें है डिफाइनिंग द स्कोप की बात है कि डिफाइनिंग द स्कोप में क्या चीज़ें करनी है। तो उसमें पहली चीज़ जो है इसमें जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात समझने की ये है जब भी हम डिफाइनिंग द स्कोप की बात करते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट को लेके कोई भी एक्टिविटी होती है किसी भी तरह की, मतलब वो क्राइटेरिया हो सकता है आइडेंटिफाई करना, रिस्क आइडेंटिफाई करना हो सकता है, कम्युनिकेशन की बात हो सकती है, कंसल्टेशन की बात हो सकती है, ट्रीटमेंट की बात हो सकती है, मॉनिटरिंग की बात हो सकती है, रिव्यू की बात हो सकती है। तो किसी भी तरह की एक्टिविटी है जो हम करने जा रहे हैं रिस्क को लेकर मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में, तो हमेशा सबसे पहले जो काम करना है वो है स्कोप को डिफाइन करना। ठीक है, इसका आप ध्यान रखिएगा कि स्कोप को जब भी हम किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी की बात करेंगे जो पार्ट है रिस्क मैनेजमेंट का, तो हमें सबसे इम्पोर्टेंटली सबसे पहले उसका स्कोप डिफाइन करना है। तो इस बारे में ये बेसिक रिक्वायरमेंट है जब भी हम प्रोसेस के रिस्पेक्ट में जाते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। तो जब हमारी एक्टिविटीज़ का स्कोप डिफाइन रहेगा तभी हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं प्रोसेस के रिस्पेक्ट में। ये चीज़ जो है पहला स्टैंडर्ड की हमें हमारे सामने रिक्वायरमेंट देता है जो है स्कोप को डिफाइन करने के रिस्पेक्ट में है। सेकंड बात जो है जो स्कोप को डिफाइन करना है या फिर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है वो हम डिफरेंट लेवल में अप्लाई कर सकते हैं। स्कोप के पॉइंट ऑफ व्यू इसको देखेंगे तो वो स्ट्रेटेजिक लेवल में हो सकता है, ऑपरेशनल लेवल में हो सकता है, कोई प्रोग्राम लेवल में हो सकता है, प्रोजेक्ट लेवल में हो सकता है या फिर किसी अदर
रिलेवेंट एक्टिविटी है ऑर्गेनाइजेशन की आपकी, उसके अंदर हम जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्कोप है वो आपको डिसाइड करना है बेस्ड ऑन द डिफरेंट लेवल एंड द रिक्वायरमेंट फॉर द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। नेक्स्ट जो बात आती है वो है कंसिडरेशन की स्कोप को लेके, कि जो हमें क्लियर करना है जो भी स्कोप, कुछ कंडीशंस में ऐसा है कि स्कोप क्लियर नहीं होता है। जब भी हम स्कोप को कंसीडर करें तो हमें क्लियर रहना है कि जो ओवरऑल इन डेप्थ उसका हमारा डिस्कशन है, रिव्यू है, नॉलेज है, उसके बेसिस पे ही हम स्कोप को डिफाइन किया हुआ हो और हम पूरी तरह से क्लियर रहें, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में आगे बढ़ने के लिए। तो इसका हमें ध्यान रखना है। साथ ही साथ जब हम स्कोप की बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के रिस्पेक्ट में, तो जो उसका अलाइनमेंट है स्कोप का वो ऑब्जेक्टिव के रिस्पेक्ट में, जो कि रिस्क मैनेजमेंट की ऑब्जेक्टिव खुद की हो सकती है, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हो सकती है। तो उसका अलाइनमेंट जो है स्कोप का हमें चेक कर लेना है कि कंप्लीटली अलाइन रहे, ठीक है, कंसिस्टेंट रहे किसी भी तरह की ऑब्जेक्टिव है, पर्टिकुलरली अगर रिस्क मैनेजमेंट की ऑब्जेक्टिव है या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, तो स्कोप हमारा उसके अकॉर्डिंग ही हमें डेवलप करना है, कंसीडर करना है, वो किसी किसी भी डिफरेंट लेवल में हम जब भी डेवलप करें। सेकंड जो चीज़ है उसमें बात आती है जब हम अप्रोच की बात करते हैं स्कोप के रिस्पेक्ट में, कि हमारा स्कोप का अप्रोच क्या होगा स्कोप डिफाइन करने के लिए, उसके लिए प्लान करते हैं। तो उसके लिए स्टैंडर्ड कुछ कंसीडरेशन की बात करता है कि जो हमें कंसीडर करनी चाहिए। तो पहली चीज़ जो है कि ऑब्जेक्टिव्स के रिस्पेक्ट में हमें उस पर्टिकुलर स्कोप प्लानिंग को देखना है, डिसीजन मेकिंग के रिस्पेक्ट में देखना है, डिसीजन मेकिंग रिस्क को लेके जो हमें लेना है, करना है, उसके रिस्पेक्ट में उस स्कोप को देखना है, ठीक है। सेकंड है आउटकम जो एक्सपेक्टेड है वो स्कोप से अलाइन हो रही है कि नहीं हो रही है, फॉल हो रही है कि नहीं हो रही है वो, और जो आउटकम्स हैं वो स्टेप वाइज आपको डिफाइन करने हैं, डिफरेंट स्टेप्स होंगे जब भी हम रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस की बात करेंगे। तो जो आउटकम एक्सपेक्टेड है वो हमें इस तरह से कंसीडर करना है कि, या इवेलुएट करना है कि वो स्कोप से अलाइन हो, अप्रोप्रिएट हो उसके अकॉर्डिंग। इसके साथ एक चीज़ यहाँ पे मैं और बता दूँ, जो स्कोप का डिफाइन करने की बात है ये हमेशा टॉप मैनेजमेंट या फिर जो ओवरसाइट बॉडी है उसके थ्रू होना चाहिए, मतलब उनका एक म्यूचुअल डिसीजन मेकिंग होना चाहिए कि स्कोप क्या होना चाहिए, एक रिस्क मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में, एक एक्टिविटी के रिस्पेक्ट में, एक प्रोसेस के रिस्पेक्ट में। तो वही जब क्योंकि इस पे एक डिसीजन मेकिंग कर सकती है सही तरीके से, स्कोप इन डिटेल क्या होना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटी के रिस्पेक्ट में, तभी हम ये जो प्लानिंग अप्रोच की है स्कोप को लेके वो सही डेवलप कर पाएंगे। तो अभी हमने जो अप्रोच प्लानिंग की बात करी उसमें हमने ऑब्जेक्टिव्स देख लिया, डिसीजन देख लिया, आउटकम एक्सपेक्टेड की बात कर ली, साथ ही साथ क्या इंक्लूजन्स हमें लेने हैं स्कोप में, एक्सक्लूजन्स क्या होंगे स्कोप को डिफाइन करने में, उसे भी हमें कंसीडर करना है। इसमें टाइम भी हो सकता है, लोकेशंस हो सकता है, इसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो बात आती है रिस्क असेसमेंट के लिए हमारे टूल्स एंड टेक्निक्स क्या हमारे हमें यूज़ करने हैं, क्योंकि टूल्स एंड टेक्निक्स का डिटेल आईएसओ 31010 के अंदर हमें रेफरेंस मिलता है। तो वो टूल्स एंड टेक्निक्स हमें क्या यूज़ करने हैं, हमें स्कोप में क्या डिफाइन करना है रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटी को लेके, तो इसको भी कंसीडर करना है विथ रिस्पेक्ट टू स्कोप प्लानिंग। साथ ही साथ रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट क्या पड़ेगी, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको हैंड ओवर करनी पड़ेगी, रिकॉर्ड्स कहाँ पे जनरेट करने पड़ेंगे थ्रू आउट द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, ये सारी भी चीज़ें हमें स्कोप के अंदर फाइंड करनी है, एलोकेट करनी है,
तभी जाके हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है वो सही हो पाएगा। नेक्स्ट जो बात आती है अप्रोप्रिएट प्लानिंग के रिस्पेक्ट में, वो बात करता है कि रिलेशनशिप की, कि जो पर्टिकुलर ये प्रोजेक्ट है हमारा, कोई हम रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस एक एज अ प्रोजेक्ट हम ले रहे हैं, मान लीजिए एग्जांपल ले रहे हैं कि हम उसको प्रोजेक्ट काउंट करते हैं, उसका जो रिलेशनशिप है किसी डिफरेंट प्रोजेक्ट के साथ, वो आपकी जनरल एक्टिविटी हो सकती है, कोई दूसरा रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस हो सकता है, या फिर कोई दूसरी एक्टिविटी हो सकती है, या फिर कोई आपका किसी भी तरह का फंक्शन हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये जो पर्टिकुलर आप रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को ऑपरेट करने जा रहे हैं, एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो उसकी वजह से उसका क्या इफेक्ट आएगा, पॉजिटिव या फिर निगेटिव, उसको इन डिटेल मैनर रिलेशनशिप की तरह हमें इन डेप्थ मैनर में ओवरव्यू कर लेना है और डिस्कस कर लेना है जब भी हम स्कोप को डिसाइड करने की बात करें, डिफाइन करने की बात करें किसी भी रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटी को लेके। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो डिफाइनिंग द स्कोप के रिस्पेक्ट में थे। नेक्स्ट सब क्लॉज के अंदर चलते हैं, स्कोप कॉन्टेक्स्ट एंड क्राइटेरिया के अंदर, वो है एक्सटर्नल इंटरनल कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे हमने अभी तक स्कोप की बात कर ली, अब हम कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या होने चाहिए। तो कॉन्टेक्स्ट का जो मीनिंग है वो इस ट्रेनिंग में भी मैंने ब्रीफ किया है, इंटरनल एक्सटर्नल इश्यूज के बारे में बात की थी जो कि इफेक्ट डालते हैं ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, और डिसाइड करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्टेक्स्ट क्या है, जिसके बेसिस पे हम फर्दर अपने जो विजन है ऑर्गेनाइजेशन का वो डेवलप करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स डेवलप करते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स डेवलप करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे अभी हमारा रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटी का स्कोप हमने डिफाइन किया था। हम यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटी के रिस्पेक्ट में क्या कॉन्टेक्स्ट है उस एक्टिविटी को लेके इंटरनली और एक्सटर्नली, वो डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं स्लाइड ओपन कर लेता हूँ जो नेक्स्ट स्लाइड पे है। तो यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हो स्कोप कॉन्टेक्स्ट एंड क्राइटेरिया मेंशन है क्लॉज, इसके अंदर एक्सटर्नल इंटरनल कॉन्टेक्स्ट है, सीक ऑब्जेक्टिव्स, डिफाइन, अचीव, कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग, interrelations and interdependencies and factors और 5.4.1। यहाँ तक मैं आपको ब्रीफ करता हूँ कॉन्टेक्स्ट के रिस्पेक्ट में। तो मैंने इंटरनल एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट बताया किस तरह से समझ सकते हैं। इसी तरह से जो जब हम स्कोप डिफाइन करते हैं किसी भी रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटी को लेके, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स भी हम फाइंड आउट करते हैं कि क्या आउटकम्स हमें एक्सपेक्टेड है एज अ ऑब्जेक्टिव। तो वो नंबर ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो पर्टिकुलर रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटी, उसके ऑब्जेक्टिव्स, वो इंटरनल हो सकते हैं, एक्सटर्नल हो सकते हैं, उनको भी हमें थॉरो मैनर में क्रॉस वेरीफाई कर लेना है, रिव्यू कर लेना है कि क्या फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट डाल सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स को लेके इन डिटेल। ठीक है, कि वो इंटीग्रेशन से रिलेटेड हो सकते हैं, इंक्लूसिवनेस से रिलेटेड हो सकते हैं, डायनामिक नेचर की वजह से हो सकते हैं, बेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में हो सकते हैं, ह्यूमन कल्चर एंड फैक्टर्स के रिस्पेक्ट में हो सकते हैं। ठीक है, और या फिर कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के रिस्पेक्ट में हो सकते हैं, कस्टमाइजेशन के रिस्पेक्ट में हो सकते हैं, और साथ ही साथ जो इंटरेस्टेड पार्टी हैं इंटरनल एक्सटर्नल, उनका भी सारी पैरामीटर्स को लेके उनका अलग अलग इफेक्ट आ सकता है एज अ फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है वो कॉन्टेक्स्ट को डिसाइड करने के लिए एक रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटी के रिस्पेक्ट में। तो इन चीज़ों का हमें थॉरली रिव्यू कर लेना है जब भी हम एक रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटी के लिए जाएं, या फिर स्कोप की बात करें, तो ये कॉन्टेक्स्ट क्लियर होना जरूरी है। सेकंड जो चीज़ें आती हैं इसमें स्टैंडर्ड कुछ पॉइंट्स के बारे में बोलता है कि इम्पोर्टेंट क्यों है कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट को समझना रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटी के रिस्पेक्ट में। उसमें पहली जो चीज़ है वो ये है कि जो हम रिस्क मैनेजमेंट की एक्टिविटी को हम डिफाइन कर रहे हैं एज अ स्कोप के माध्यम से या करने जा रहे हैं,
वो एक तरह से हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए है, चीज़ों को रेक्टिफाई करने के लिए है, इसको मिटिगेट करने के लिए है और करेक्ट करने के लिए है चीज़ों को। तो अगर हमें क्लियर नहीं होगा कि एक्सटर्नल और इंटरनल कॉन्टेक्स्ट क्या है, रिस्क एक्टिविटी को लेके, रिस्क मैनेजमेंट को लेके, तो जो हम जब प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे, डिलीवर करेंगे रिस्क मैनेजमेंट की, तो उसमें भी कमियाँ आ सकती हैं, उसमें फर्दर रिस्क जनरेट हो सकते हैं। तो जो हमारा ओवरऑल आउटकम की हम बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट को लेके, वो हमारा टोटली कोलैप्स हो जाएगा और जो हमारी ऑब्जेक्टिव्स हैं उससे हम डेविएट हो जाएंगे। इस तरह इसलिए ये जो कॉन्टेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट को लेके पर्टिकुलर एक्टिविटी की, प्रोसेस की, वो हमें क्लियर करना इन डिटेल मैनर बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये एक चीज़ आपको समझनी है और जो इसका इंटर रिलेशन है कॉन्टेक्स्ट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑब्जेक्टिव से। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ ही साथ स्टैंडर्ड 5.4.1 की बात करता है क्लॉज की, जो हमने लास्ट ट्रेनिंग पार्ट में, सेकंड पार्ट में बात की थी, डिज़ाइन क्लॉज के अंदर, फ्रेमवर्क के अंदर। वो आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है जब भी आप एक्सटर्नल इंटरनल कॉन्टेक्स्ट के बारे में प्लान करें, डिसीजन मेकिंग करें किसी भी रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ तक ये थर्ड क्लॉज था जो हमने बात करी एक्सटर्नल इंटरनल कॉन्टेक्स्ट के रिस्पेक्ट में, और मैंने सारे पॉइंट्स में कवर किए स्टैंडर्ड के। नेक्स्ट जो बात है वो है डिफाइनिंग रिस्क क्राइटेरिया, ये नेक्स्ट सब क्लॉज है। इसके अंदर मैंने हेडिंग ली है टेक, मे और मे नॉट, रिलेटिव, सिग्निफिकेंस, डिसीजन सपोर्ट, aligned, customized, reflect, value, objectives, resources, consistency, consideration, obligation and views, beginning, dynamic, review, setting, considerations, uncertainty, nature and type, consequences and likelihood, time factors, measurement consistency, risk level, multiple risk, organization's capacity। तो हमारा स्कोप क्लियर हो चुका है और कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो चुका है। अब हमारी क्राइटेरिया की बात है कि उसको डिफाइन करना है रिस्क की। तो क्राइटेरिया हमें समझना पड़ेगा कि क्राइटेरिया पहले इसकी मीनिंग क्या है रिस्क के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे स्टैंडर्ड अमाउंट टाइप की बात करता है क्राइटेरिया के रिस्पेक्ट में। देखिए कोई चीज़ आइडियल नहीं है साइंस में। जब वो एक आइडियल इक्वेशन की बात होती है, आइडियल सिनेरियो की बात होती है, तो कोई चीज़ मतलब आइडियल नहीं है, मतलब साइंटिफिकली वर्ल्ड वाइड। तो रिस्क तो हर जगह हर किसी ना किसी तरह के रहते ही हैं। तो पहले जब हम क्राइटेरिया की बात करेंगे, उसको डिफाइन करने की बात करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन को ये डिसाइड करना है कि कोई पर्टिकुलर रिस्क है ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में, उसके ऑब्जेक्टिव के रिस्पेक्ट में, उसके विजन के रिस्पेक्ट में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो उसका अमाउंट या फिर टाइप क्या है जिस पे वो एक्शन ले सकता है या एक्शन वो नहीं ले पाएगा। इस चीज़ को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए क्राइटेरिया डिफाइन करे ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहली बात ये है कि किसी कौन सा रिस्क किस तरह का है और उसका क्या अमाउंट या फिर क्या सिग्निफिकेंस है, क्या उसके फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके बेसिस पे क्राइटेरिया डिफाइन करें रिस्क का, जिससे कि फिर फर्दर वो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो डिफाइन कर पाए, क्राइटेरिया डिफाइन कर पाए, और जो सिग्निफिकेंस है डिसीजन मेकिंग के लेके रिस्क मैनेजमेंट का, उसको वो सपोर्ट दे पाए। तो ये हमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्राइटेरिया को आइडेंटिफाई करना, तभी हम स्ट्रेटेजिक बोलते हैं। कुछ स्ट्रेटेजिक वे में हम जब हम अपना मैनेजमेंट सिस्टम इस्टेब्लिश करते हैं, तो कुछ चीज़ें रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के रिस्पेक्ट में स्ट्रेटेजिकली इम्पोज करते हैं मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, जो कि हम विद टाइम चाहते हैं इम्प्रूव होने, कुछ चीज़ इम्प्रूव करना चाहते हैं, या फिर कुछ चीज़ों को हम
कह लिए सप्रेस करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में ये बहुत ज़रूरी होता है कि क्राइटेरिया को डिफाइन करना कि कितना अमाउंट है किस तरह के रिस्क का और किस तरह की रिस्क है वो, या उसके वजह से क्या इम्पैक्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पड़ेगा। तभी जाके हम सही तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिकल वे में और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जैसे कि ये मैंने प्रीवियस क्लॉजेस में बताया था कि रिस्क किस तरह से रिस्क को हमें डील करना है, उसमें मिटिगेशन भी आता है, उसको सस्टेन करना भी होता है, उसको एलिमिनेट करना भी होता है, ठीक है। तो उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना भी होता है रिस्क को। तो ये सारी जो मेथड्स हैं उसका हम तभी यूज़ कर पाएंगे जब हमारे पास क्राइटेरिया जो है रिस्क के रिस्पेक्ट में वो इवेल्युएटेड हो, आइडेंटिफाइड हो, डिफाइंड हो टू टॉप मैनेजमेंट, टू ओवरसाइट बॉडीज, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो बात आती है वो है अलाइनमेंट की। तो जो रिस्क क्राइटेरिया है वो हमारा अलाइन होना चाहिए। जो फ्रेमवर्क है जो हमने प्रीवियस क्लॉज 5 में बात करी थी, जो इंटीग्रेशन, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्युएशन और इम्प्रूवमेंट था उसके, ठीक है। क्योंकि हम अ, एक रिस्क के ऊपर एक्शन ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं वो डिसाइड करेगा हम उस पे उसको डिज़ाइन कर पा रहे हैं या उसकी इंटीग्रेशन कैसी है। ये सारे फैक्टर्स भी जो फ्रेमवर्क के हैं, जो डिसीजन मेकिंग है यस और नो की रिस्क को लेके बेस्ड ओवर द क्राइटेरिया डिफिनीशन, वो तभी सही हो पाएगा जब हम उसको फ्रेमवर्क से अलाइन करके देखेंगे, ठीक है। तो जो अमाउंट की बात है या फिर टाइप की बात है, ये ये वहीं से निकल के आता है कि हमारी जो ओवरऑल फ्रेमवर्क है रिस्क मैनेजमेंट का, उसमें हम इस चीज़ को इंक्लूड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उसमें हमारी कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं। इस चीज़ को हमें इन डेप्थ मैनर में चेक कर लेना है कि हमारे फ्रेमवर्क जो है इस्टेब्लिश्ड, या फिर क्या उस फ्रेमवर्क में रिविजन्स करने पड़ेंगे, या क्या प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है इस पर्टिकुलर या फिर किसी पर्टिकुलर रिस्क क्राइटेरिया के रिस्पेक्ट में। वो चीज़ें समझ लेनी है, आइडेंटिफाई कर लेनी है, जिससे कि जो हमारा यस या नो का डिफिनीशन डिसीजन मेकिंग है किसी रिस्क को लेके एक्शन के रिस्पेक्ट में, वो हम कर पाए और हमारी डिसीजन जो है वो सही हम वहाँ पे ले पाए। इसीलिए यहाँ पे स्टैंडर्ड अलाइनमेंट की बात कहता है। सेकंड बात जो है, अलाइनमेंट तो हमें चेक करना ही करना है। सेकंड जो चीज़ बात करता है स्टैंडर्ड कस्टमाइजेशन का, कि हमें कस्टमाइजेशन की क्या ज़रूरत पड़ेगी, तो उस चीज़ को भी हमें चेक कर लेना है। वो चाहे हमें प्रिंसिपल हमें क्लियर थे, हमें फ्रेमवर्क हमें क्लियर है, उसके साथ ही साथ जो हमारा प्रोसेस अगर हम डेवलप कर रहे हैं यस के फॉर्म में लेके जा रहे हैं, एक्शन हम प्लान कर रहे हैं उसके रिस्क के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या कस्टमाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के रिस्पेक्ट में, उसे भी हमें इंश्योर कर लेना है। जिस भी एक्टिविटी के लिए पर्पस के लिए हम अ, उस क्राइटेरिया को यस किया है एक्शन लेने के लिए रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के थ्रू, तो इस चीज़ का भी कंसल्टेशन कस्टमाइजेशन के थ्रू हमें करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टैंडर्ड बात कहता है वो रिफ्लेक्ट करने की बात कहता है। जो रिस्क क्राइटेरिया है वो वैल्यू को डिफाइन करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में, कि उस ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू क्या है। ये बहुत बड़ा एक वर्ड यहाँ पे स्टैंडर्ड बोलता है कि वैल्यू को रिफ्लेक्ट करता है जो रिस्क मैनेजमेंट क्राइटेरिया है। इसको समझने वाली बात है ये, जैसे कि हमने प्रिंसिपल में बात की थी वैल्यू क्रिएशन एंड प्रोटेक्शन की, तो उसी तरह से ये जो जितना अच्छा आप रिस्क को आइडेंटिफाई करोगे, क्राइटेरिया उसकी डेवलप करोगे, उतनी अच्छी आपकी लीडरशिप और कमिटमेंट कहलाएगी, या फिर आप एक अपने कस्टमर को या फिर एक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो अपना ऑर्गेनाइजेशन को, कि
वो कितना डेवलपमेंट की तरफ, कितना प्रोग्रेसिव वे में एक ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन को लेके जाना चाह रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू को देखना है यहाँ पे, क्योंकि जैसे जितनी रिस्क तो एक मतलब जेनेटिक चीज है, वो आपके कॉम्पिटिटर्स के बीच भी आप एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हो, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके बीच भी वही रिस्क प्रेजेंट है जो आपके साथ है। लेकिन उन रिस्क में वो कैसे उसको कैटेगराइज कर रहा है, उसकी क्या क्राइटेरिया डेवलप कर रहा है, उस पे उसका एक्शन प्लान यस और नो के फॉर्म में किस तरह से आगे बढ़ रहा है, उसका कस्टमाइजेशन रिस्क मैनेजमेंट को लेकर कैसा है, उसका अलाइनमेंट कैसा है फ्रेमवर्क के रिस्पेक्ट में। ये एक डिसीजन ये डिफाइन करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन कल को कहाँ जाने वाली है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो रिफ्लेक्ट करती है वैल्यू के रिस्पेक्ट पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज अ जब हम डिफाइनिंग रिस्क क्राइटेरिया की बात करते हैं। साथ ही साथ वैल्यूज के साथ साथ जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसकी बात भी करता है, स्टैंडर्ड रिसोर्सेज की बात भी करता है, और कंसिस्टेंट जो पॉलिसीज हैं, स्टेटमेंट है रिस्क मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में, वो चीज़ें भी रिफ्लेक्ट करती है इसके साथ ही साथ। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कैसे रिफ्लेक्ट करता है रिस्क क्राइटेरिया ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू, ऑब्जेक्टिव, रिसोर्सेज और कंसिस्टेंट जो उसकी पॉलिसी है, स्टेटमेंट है रिस्क मैनेजमेंट को लेके उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे जितना अच्छा आपका रिस्क से डील करने का पोटेंशियल होगा, माइंडसेट होगा, कैपेबिलिटी होगी, कॉम्पिटेंसी होगी, स्ट्रक्चर होगा, आपका मैनेजमेंट सिस्टम होगा, उतना अच्छा आप प्रोग्रेसिव हो सकते हो। अ, वही आपकी एक ब्रांड वैल्यू कह लीजिए, या बिजनेस को प्रोग्रेसिव बनाने के लिए और सस्टेनेबल बनाने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स के लिए, वो उतनी सी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो इस तरह से इसको समझना है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे सेंटेंस स्टैंडर्ड यूज करता है। आप इसका यूज भी कर सकते हो जब भी आप इंटरेस्टेड पार्टी एक्सटर्नल ढूंढते हो, या फिर आप कस्टमर ढूंढते हो, या फिर अपने पार्टनर्स ढूंढते हो, तो उसका ये एक इवेल्युएशन का क्राइटेरिया हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ स्टैंडर्ड जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें बोलता है कि कंसिडरेशन करने के बाद कि कंसीडर क्या क्या करना है जब भी क्राइटेरिया को डिफाइन करने जाए एक ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें पहली बात होती है ऑब्लिगेशन का, कि ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, वो हो सकते हैं, जो टॉप मैनेजमेंट है उसके हो सकते हैं, कुछ कस्टमर एंड से हो सकते हैं ऑब्लिगेशंस, या स्टैट्यूटरी बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी के रिस्पेक्ट में हो सकते हैं। तो या फिर कुछ इंटरनल सिनेरियोज हैं जो रिस्पेक्ट टू ऑब्लिगेशन है, रिस्क के क्राइटेरिया को डिफाइन करने के लिए, उस पर एक्शन प्लान करने के लिए, तो उनको कंसीडर करना है ऑर्गेनाइजेशन को जब भी वो डिफाइन करने जाए क्राइटेरिया को। साथ ही साथ वो जो स्टेक होल्डर्स के व्यूज हैं, यहाँ पे बात होती है कि जो उसके व्यूज हैं इंटरेस्टेड पार्टीज के, जैसे मैंने अभी अ, तुरंत बताया आपको, तो व्यूज जो हैं इंटरेस्टेड पार्टीज के, स्टेक होल्डर्स के, वो आपको ले लेना है रिस्क के रिस्पेक्ट में, और तभी क्राइटेरिया डिफाइन करनी है कि उसका अमाउंट क्या है रिस्क का, या फिर टाइप क्या है चीज को लेके। ठीक है, तो स्टेक होल्डर इंटरेस्टेड पार्टीज ही जो है, मतलब आपके कस्टमर्स हो सकते हैं, आपके इंटरनल एम्प्लॉयज हो सकते हैं, आपका इंटरनल मैनेजमेंट हो सकता है, स्टैट्यूटरी बॉडी हो सकती है एक्सटर्नल इंटरेस्टेड पार्टी, रेगुलेटरी बॉडी भी एक्सटर्नल एक्सटर्नल इंटरेस्टेड पार्टी हो सकती है, कस्टमर्स हो सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो व्यूज़ हैं, ऑब्लिगेशन है उनका उसको इन डेप्थ मैनर में कंसीडर कर लिया हो आपने, जब भी आप रिस्क को की क्राइटेरिया को डिफाइन करने जाएं, उस पर एक्शन प्लान करें। साथ ही साथ अम, यहाँ पे जो नेक्स्ट बात स्टैंडर्ड कहता है कि जब भी आप रिस्क क्राइटेरिया को डिफाइन कर लेते हैं, इस्टेब्लिश कर लेते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि जब आप रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के लिए जाएं, असेसमेंट प्रोसेस के लिए जाएं रिस्क के, तो शुरुआत में वो डायनेमिक हो सकते हैं,
इसलिए उसका कॉन्टिन्यूस रिव्यू और रिव्यू के बेसिस पे जो अमेंडमेंट की नीड है, जो कस्टमाइजेशन है फर्दर, वो किया जाए जब भी उसकी ज़रूरत पड़ेगा आपको, या फिर जब भी आपको इम्पोर्टेंस उसकी लगती है तो वो रिव्यू के थ्रू अमेंडमेंट होना चाहिए। क्योंकि हम लोग डायनेमिक की बातें कह रहे हैं और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, इस स्टैंडर्ड मेंटेनिंग में डिफरेंट क्लॉज में यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि डायनेमिक नेचर को समझना और के रिस्पेक्ट में जो भी फैक्टर्स हैं वो उसका डायनामिक्स कैसे इफेक्ट डालता है रिस्क असेसमेंट को लेके, रिस्क मैनेजमेंट को लेके। तो ये ध्यान देना है कि स्टैंडर्ड यहाँ पे क्लियरली इनिशियली बोल रहा है कि बिगनिंग में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, इस डायनेमिक नेचर को रिस्क मैनेजमेंट या रिस्क असेसमेंट के रिस्पेक्ट में, और आपको कॉन्टिन्यूअली रिव्यू करते रहना है जो रिस्क असेसमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट है उसको, और जो भी कस्टमाइजेशन है, अमेंडमेंट है, उसको जब भी ज़रूरत पड़े तो वो आपको करना है, जिससे कि जो एडिक्वेसी है रिस्क मैनेजमेंट की वो मेंटेन रहे, और जो आउटकम्स हैं वो आप इंश्योर हो सको कि वो आउटकम्स हमें मिलेंगे, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको हम हमें अचीव कर सकें। तो ये चीज़ें थी। नेक्स्ट जो बात आती है इसमें स्टैंडर्ड कुछ कंसिडरेशन की बात कहता है, जब भी हम रिस्क क्राइटेरिया को सेट करने के लिए जाएं तो हमें किन चीज़ों को कंसीडर करना चाहिए। तो उसमें पहली चीज़ जो इसमें है वो नेचर और टाइप को देखना है रिस्क को लेके। जो भी अनसर्टेनिटीज आपको दिखती है अपने इस्टेब्लिश्ड सिस्टम के अंदर मैनेजमेंट के, तो जो भी अनसर्टेनिटी जो रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हो उसका नेचर किस तरह का है और टाइप किस तरह का है, और वो किस तरह से जो आउटकम्स हैं वो किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के रिस्पेक्ट में हो सकती है, मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में हो सकती है, प्रोसेस के रिस्पेक्ट में हो सकती है, उसके ऊपर वो किस तरह से असर डालेगी। ठीक है, तो यही अमाउंट जो मैंने बात की थी, टाइप की बात की थी, वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है। इसका आपको कंसीडर करना है इस चीज़ को। इसके साथ ही स्टैंडर्ड टेंजिबल और इंटेंजिबल की बात कहता है कि कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि क्लियरली मेजरेबल हों, इस जब हम नेचर और टाइप की बात कर रहे हैं। कुछ चीज़ें इंटेंजिबल हो सकती हैं कि वो मेजरेबल ना हो क्लियरली। उन दोनों कंडीशन का हमें ध्यान रखना है, जिससे कि हमारा जो एक हमें सही रास्ता चाहिए वो मिल सके, डिसीजन मेकिंग जो हमारी वो सही हो सके, रिस्क मैनेजमेंट को लेके, रिस्क असेसमेंट को लेके। तो इस तरह से जो अनसर्टेनिटी है या फिर रिस्क है का नेचर और टाइप हमें क्लियरली कंसीडर कर लेना है, रिव्यू कर लेना है, और एक प्रॉपर स्टडी उसके ऊपर हमें कर लेना है। सेकंड जो चीज़ आती है, जो अनसर्टेनिटी की हम बात कर रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी क्या हो सकते हैं और निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, फर्दर उसका लाइक्लीहुड क्या हो सकता है, उस चीज़ को भी हमें अच्छे तरीके से डिफाइन कर लेना है एक अनसर्टेनिटी को लेके, और मेज़र कर लेना है कॉन्सिक्वेंस को, लाइक्लीहुड का, इन पॉजिटिव एंड निगेटिव मैनर बोथ। तो ये हमारा सेकंड कंसीडरेशन का पॉइंट है रिस्क क्राइटेरिया के रिस्पेक्ट में जब हम सेट करने के लिए जाएं। थर्ड जो बात आती है वो है टाइम रिलेटेड फैक्टर की बात, कि टाइम का ओवरऑल क्या इम्पैक्ट होगा, क्या असर आने वाला है जब हम रिस्क असेसमेंट के लिए जाएंगे या फिर रिस्क मैनेजमेंट के लिए जाएंगे रिस्क क्राइटेरिया के ऊपर। तो टाइम का क्या इफेक्ट आना है, या फिर सेकंड चीज़ ये भी है कि जो हमारा अनसर्टेनिटी है वो विथ टाइम हमारा किस तरह का असर डालने वाली है, कॉन्सिक्वेंसेस को लेके, लाइक्लीहुड को लेके। ठीक है, या फिर नेचर उसका कैसा होगा, या फिर टाइप क्या रहेगा उसका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम के रिस्पेक्ट में जो फैक्टर्स हैं वो बदलेंगे, इसीलिए डायनेमिक हम वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को कंसीडर कर लेना, स्टडी कर लेना, उसके बाद ही हम रिस्क क्राइटेरिया को सेट करें। नेक्स्ट चीज़ आती है जो है कि मेजरमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है
किसी भी प्रोसेस की जब हम बात करते हैं तो वो मेजरिंग फॉर्म में होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। एक जो मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट है वो एडिक्वेट होनी चाहिए। अ, वो एक इस तरह से होनी चाहिए कि उसमें किसी तरह का गैप ना हो, उस पे हमारा जो ओवरऑल मैनेजमेंट है उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो जो उसकी कंसिस्टेंसी की नीड है मेजरमेंट को लेके, उसे हमें कंसीडर कर लेना है कि वो जो मेजरमेंट है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा, जो उसमें कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए वो हम अचीव कर लेंगे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो जब हम रिस्क क्राइटेरिया को सेट करने के लिए जाएं, इस चीज़ को की भी हमें स्टडी इन डेप्थ मैनर हमें कर लेनी है। नेक्स्ट चीज चीज आती है यहाँ कि जो रिस्क का लेवल है उसको हमें कैसे हम डिटरमाइन करें, ठीक है। तो इसके लिए भी हमें एक इन डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई चीज़ें मतलब कभी छोटी दिखती हैं एज अ रिस्क या एज अ अनसर्टेनिटी, लेकिन वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। तो इसी तरह से इस हर रिस्क को जो भी आपने आइडेंटिफाई किया है, कोई भी अनसर्टेनिटी आइडेंटिफाई की है, तो उसको जब हम रिस्क क्राइटेरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं सेट करने के लिए, तो उसको इन डिटेल स्टडी मैनर हमें उसके लेवल को अ, एक आइडेंटिफाई कर लेना है, डिटरमाइन कर लेना है, जिससे हम रिस्क क्राइटेरिया जो है वो सही सेट कर पाएँ, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसका खास ध्यान रखिएगा, ये लेवल ऑफ रिस्क है। वो उस पे जो डिसीजन मेकिंग है वो अच्छी होनी चाहिए रिस्क क्राइटेरिया को लेके। नेक्स्ट बात होती है कंसीडरेशन के अंदर रिस्क क्राइटेरिया सेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसमें कॉम्बिनेशन और सीक्वेंस की बात होती है। जब हम मल्टीपल अनसर्टेनिटीज मल्टीपल रिस्क को रिस्क क्राइटेरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, तो उन नंबर ऑफ अनसर्टेनिटीज को हमें कैसे लेना है। जब भी हम रिस्क क्राइटेरिया सेट करने की बात करें कि वो डायनेमिक हो सकता है, उसका डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, डिफरेंट लाइक्लीहुड हो सकते हैं, डिफरेंट टाइम रिलेटेड फैक्टर्स हो सकते हैं, डिफरेंट नेचर एंड टाइप्स हो सकते हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ रिस्क हो सकते हैं। तो उसको भी हमें जो मल्टीपल रिस्क है, मल्टीपल अनसर्टेनिटीज हैं, उसके कम्बिनेशन वे में, क्यूमुलेटिव वे में, इक्वेंशियल वे में, कैस्केड फॉर्म में हमें इन डेप्थ स्टडी कर लेना है, तभी हमें जो रिस्क क्राइटेरिया है उसको सेट करना है। और जो लास्ट कंसिडरेशन का पॉइंट है रिस्क क्राइटेरिया सेट के रिस्पेक्ट में, वो है ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी की बात है उसमें, कि जो ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी है फ्रेमवर्क को लेके, जो हमने लास्ट क्लॉज में बात किया था, और इस भी क्लॉज में पर्टिकुलरली बात किया था कि कैपेसिटी हमारी है कि नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि हम उस रिस्क को डील कर सकते हैं, या जो हमारा असेसमेंट है वो हम सही कर सकते हैं, उसको सही तरीके से डिलीवर कर सकते हैं, उसका जो मैनेजमेंट प्रोसेस है उसको सही तरीके से एक्सक्यूट कर सकते हैं। तो ये इस पे एक डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क को लेके प्रिंसिपल्स का ध्यान रखते हुए क्राइटेरिया को सेट करने की बात है रिस्क की, वो होनी चाहिए। तो इस तरह से ये लास्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी, जो हमें स्टडी करनी है जब हम रिस्क क्राइटेरिया को सेट करने के लिए जाएं। तो ये हमारा थर्ड क्लॉज था जिसमें हमने बात करी स्कोप की, कॉन्टेक्स्ट की और क्राइटेरिया की। नेक्स्ट क्लॉज पे चलते हैं। नेक्स्ट क्लॉज जो प्रोसेस के अंदर है वो है रिस्क असेसमेंट, जो कि 6.4 क्लॉज है स्टैंडर्ड का, ISO 31000 का। इसमें जो पहली हेडिंग मैंने ली है वो है ओवरऑल प्रोसेस, आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस, इवैल्यूएशन, सिस्टमेटिकली, इटरेटिवली, कोलैबोरेटिवली, ड्राइंग। सब हेडिंग है यूज, इंफॉर्मेशन, इंक्वायरी। तो यहाँ तक मैं ब्रीफ करता हूँ आपको। तो बेसिकली जो रिस्क असेसमेंट है ये एक ओवरऑल प्रोसेस है, जैसे हमने फिगर में डिस्कस किया था
इसके 3 कंपोनेंट्स हैं जिसमें रिस्क आइडेंटिफिकेशन है, रिस्क एनालिसिस है और रिस्क इवैल्यूएशन है। इस कंप्लीट सेट को हम एज अ ओवरऑल प्रोसेस काउंट करते हैं और रिस्क असेसमेंट कहते हैं इसको। तो जब भी रिस्क असेसमेंट की बात होगी तो ये तीनों जो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस और इवैल्यूएशन, रिस्क के रिस्पेक्ट में काउंट होते हैं, डिफाइन करते हैं रिस्क असेसमेंट को। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। सेकंड जो बात आती है, जो रिस्क असेसमेंट है वो सिस्टमेटिकली होना चाहिए, इटरेटिवली होना चाहिए और कोलैबोरेटिवली होना चाहिए और बेस्ड होना चाहिए नॉलेज और व्यूज के बेसिस पे। हमने सिस्टमेटिकली की बात की थी कि सिस्टमेटिकली क्यों जरूरी है। हमने इनिशियल क्लॉजेस में इसी स्टैंडर्ड के जब हम बात कर रहे थे कम्युनिकेशन एंड कंसल्टेशन के लिए, ने स्कोप, कॉन्टेक्स्ट और क्राइटेरिया में भी सिस्टमेटिक की बात की थी। सिस्टमेटिक वे क्यों ज़रूरी है, तो ये ओवरऑल जो रिस्क असेसमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट है, वो सिस्टमेटिक होना बहुत ज़रूरी है। ये डायरेक्टली इम्पैक्ट डालता है ऑब्जेक्टिव के ऊपर। आप कहीं पे भी किसी भी पर्टिकुलर पार्ट में, किसी भी फंक्शन में ऑर्गेनाइजेशन के जब रिस्क असेसमेंट के लिए जाते हो, अप्लाई करते हो, चीज़ों को देखते हो, वहाँ से रेफरेंस लेते हो, तो जो इम्पैक्ट है रिस्क असेसमेंट का वो क्रिटिकल होता है। ये अपने आप में क्रिटिकल चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट। तभी आप इस चीज़ को वैल्यू आप करते हो, या फिर हमने बात की थी वैल्यू के लिए, इट रिफ्लेक्ट्स वैल्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब हम क्राइटेरिया की बात कर रहे थे तो वहाँ पे इस वजह से सिस्टमेटिक होना बहुत ज़रूरी है रिस्क असेसमेंट का। सेकंड जो बात है इंटरेटिवली की, कि कॉन्टिन्यूसली ये जो चीज़ है एक साइकिल वे में सर्कुलेट होती है, चलती रहती है, ऑनगोइंग चीज़ है, कभी रुकती नहीं है। तो इसको भी हमने डिस्कस किया था। और साथ ही साथ जो कोलैबोरेटिवली की बात है कि में हमने कम्युनिकेशन और कंसल्टेशन की बात की थी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग की बात की थी, फीडबैक की बात की थी। तो इस ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है रिस्क असेसमेंट का, जिससे हमें डिसीजन मेकिंग करने में, को इफेक्टिवली और टाइमली इम्प्लीमेंट करने में, इंटीग्रेट करने में, इस्टेब्लिश करने में हेल्प मिलती है और हमारे जो आउटकम्स होते हैं वो इंश्योर्ड रहते हैं, डेफिनेट रहते हैं। तो इसलिए ये कोलैबोरेटिवली होना चाहिए जो रिस्क असेसमेंट है। साथ ही साथ यहाँ पे स्टैंडर्ड ड्राइंग वर्ड यूज़ करता है, ड्राइंग बेस्ड ओवर द नॉलेज एंड द व्यूज ऑफ स्टेक होल्डर। तो इसका भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में, कम्युनिकेशन और कंसल्टेशन के अंदर किस तरह से जो कम्युनिकेशंस हैं इसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन बेस्ड नॉलेज का यूज़ करते हैं, फीडबैक बेस्ड नॉलेज का यूज़ करते हैं और व्यूज़ लेते हैं डिफरेंट मल्टी डिसिप्लिनरी वे में रिस्पेक्ट टू द रिस्क असेसमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट इंटरेस्टेड पार्टीज। तो ये सब चीज़ों का एक आपका जो मिक्सिंग है वो आपको यूज़ करना है एडिक्वेट मैनर में जब भी आप रिस्क असेसमेंट के लिए जाएं। इसके साथ ही यहाँ पर्टिकुलर इसी क्लॉज में रिस्क असेसमेंट के जनरल में बात आती है बेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन की, कि जो हमने प्रिंसिपल में बात की थी बेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे यूज़ करता है स्टैंडर्ड। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो प्रिंसिपल है उसका यूटिलाइज करना है। और साथ ही साथ सप्लीमेंटेशन की बात करता है कि सप्लीमेंट हमें से करना है जो बेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, इससे फर्दर इंक्वायरी होनी चाहिए जब भी ज़रूरत पड़े, जिसमें क्वेश्चन कर सकते हैं जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है बेस्ट, उसके ऊपर फर्दर क्लैरिटी के लिए, फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए, या फिर अगर डाउट है तो उसको रिमूव करने के लिए जो भी डिसीजन मेकर है टॉप मैनेजमेंट में या फिर ओवरसाइट बॉडी के अंदर, उनकी जो व्यू ऑफ थिंकिंग है उसमें से हर तरह से क्लियर होना चाहिए और वो जो अवेलेबल होगा इंफॉर्मेशन वो बेस्ट रहना चाहिए। तो उसके लिए सारी चीज़ें आपको
करनी पड़ेंगी रिस्क असेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जनरल क्लॉज था जिसमें हमने ओवरऑल प्रोसेस की बात करी, रिस्क असेसमेंट की, और क्या क्या चीज़ें मिनिमम रिक्वायर्ड हैं जो हमें टेक केयर करनी है। सेकंड क्लॉज पे चलते हैं जिसमें बात है रिस्क आइडेंटिफिकेशन की। पहला पार्ट है रिस्क असेसमेंट का, इसमें मैंने FRD टाइटल लिया है, मतलब लिया है मेजर। इसके अंदर है रिलेवेंट, अप्रोप्रिएट एंड अप टू डेट। सेकंड जो हेडिंग लिया है मैंने, रेंज ऑफ टेक्निक्स, टेंजिबल, इनटेंजिबल, सोर्स, cause or event, threats and opportunity, vulnerabilities and capabilities, context change, indicators। सब हेडिंग लिया है मैंने, resources, value, nature, consequences, knowledge information, limitation, reliability, time factors। सब हेडिंग नेक्स्ट है involved, biases, assumptions and belief, not control source, more, outcome, variety, consequences। ये सारे मैंने कीवर्ड्स लिए हैं नॉलेज को रिकॉल करने के लिए रिस्क आइडेंटिफिकेशन के रिस्पेक्ट में। तो इसमें शुरू करते हैं आगे की बात रिस्क आइडेंटिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले जो बात आती है रिस्क असेसमेंट में, रिस्क आइडेंटिफिकेशन में, वो है पर्पस क्या है रिस्क आइडेंटिफिकेशन का। तो जैसी आइडेंटिफिकेशन से हमें रिफ्लेक्ट होता है कि हम यहाँ पे रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे, के लिए हमें फाइंड करना है रिस्क को, रिकॉग्नाइज करना है और डिस्क्राइब करना है। तो ये तीनों चीज़ें जो फाइंड, रिकॉग्नाइज और डिस्क्राइब से रिलेटेड डिटेल है या फिर इंफॉर्मेशन है या फिर डाटा है, ये हमें एज अ बेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास होनी चाहिए, जिससे हम जो फाइंड और रिकॉग्नाइज और डिस्क्राइब करने की मीनिंग है उसको जस्टिफाई कर सकें, उसको फुलफिल कर सकें। और इसका जो यूज़ है कि अगर जो भी रिस्क हमारा अगर हमें हेल्प करने वाला है या फिर हमें प्रिवेंट करना है, जो भी विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनाइजेशन जो ऑब्जेक्टिव्स रीच करने हैं ऑर्गेनाइजेशन को, उसके रिस्पेक्ट में उस अनसर्टेनिटी के लिए हम ये फाइंड, रिकॉग्नाइज और डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू रिस्क आइडेंटिफिकेशन रिक्वायरमेंट। तो ये ध्यान देना है कि हमें हम तीनों चीज़ें, एक बड़ा सब्जेक्ट है फाइंड और रिकॉग्नाइज और डिस्क्राइब करना, के अंदर हमारे पास क्राइटेरिया भी हमारे पास होना चाहिए कि हम क्राइटेरिया भी डिसाइड कर लें, हम कॉन्टेक्स्ट भी देख लें, हम स्कोप भी समझ लें, तब जाके हम कहीं ना कहीं रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो किस तरह का, उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, या फिर किस तरह से उसका हम हेल्प ले सकते हैं, उस रिस्क को हम अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके उस पे रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू उसको मैनेज करके किसी ना किसी तरह से। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली ये ध्यान देना है कि ये चीज़ें क्लियर हो जाए रिस्क आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो आइडेंटिफाई अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है रिस्क को लेके, यहाँ पे क्लैरिटी होनी चाहिए। ओवरऑल रिस्क है उसकी बाउंड्री क्या, उसका सैंपल स्पेस क्या है, जिसका हम फर्दर यूटिलाइज कर सकें नेक्स्ट जो असेसमेंट के प्रोसेस है रिस्क के उसके अंदर। साथ ही साथ स्टैंडर्ड यहाँ पे रेलेवेंट, अप्रोप्रिएट, अप टू डेट इंफॉर्मेशन की बात कहता है, जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस क्लासेस में। तो इसका ध्यान रखना है कि जो रिस्क आइडेंटिफिकेशन हो जिसमें हम फाइंड, रिकॉग्नाइज और डिस्क्राइब कर रहे हैं रिस्क को, वो बेस्ड हो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन पे, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन पे, साथ ही साथ अप टू डेट इंफॉर्मेशन के ऊपर है। तो इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो हम लोग इंफॉर्मेशन या डेटा यूज़ कर रहे हैं रिस्क आइडेंटिफिकेशन के लिए, वो पूरी तरह से सही होना चाहिए, कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, या किसी तरह की उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी का लैप्स नहीं होना चाहिए, गैप्स नहीं होना चाहिए। तो ये ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट जो बात आती है वो रेंज ऑफ टेक्निक की है। टेक्निक कौन सी यूज़ करनी है आइडेंटिफिकेशन के लिए, जो हम
रिस्क की या फिर अनसर्टेनिटी की कर रहे हैं, तो भी हमारे ऑब्जेक्टिव के ऊपर किसी न किसी तरह का एडवर्स इफेक्ट डालने वाली है, ये डाल सकती है उस केस में। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कुछ टेक्निक्स की बात करता है, साथ ही साथ फैक्टर्स की बात करता है, जो कि इंडिविजुअली भी इफेक्ट डाल सकते हैं या जो मतलब आपको रिस्क आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करेंगे, सिंगल वे में या फिर मल्टीपल कंबाइंड मैनर में आप उसका हेल्प ले सकते हो रिस्क आइडेंटिफिकेशन में। तो पहला जो उसमें टेक्निक है या फिर फैक्टर है, यूज कर सकते हो आप रिस्क आइडेंटिफिकेशन के लिए। उसमें बात आती है टेंजिबल और इंटेंजिबल सोर्स की बात। स्टैंडर्ड कहता है कि जो आप क्लियर मेजर कर सकते हो या जो क्लियर नहीं मेजर कर सकते हो, क्लैरिटी नहीं है मेजर करने के लिए, इस तरह के सोर्सेस से रिस्क जनरेट होता है। जैसा कि हमने रिस्क क्राइटेरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए बात किए थे, हमने बात की थी, तो उसी तरह से यहाँ पे भी जो सोर्स है, तो अगर हमारे पास मेजरेबल फॉर्म में आए हैं, क्लियर मेजरमेंट है हमारे पास, या फिर हमारे पास कोई अनसर्टेनिटी है मेजरमेंट को लेके, उस केस में भी हमें चीज़ों को देखना है। कुछ रिस्क के सोर्स हो सकते हैं, तो उसको हमें रिस्क आइडेंटिफिकेशन में कंसीडर करना है। सेकंड जो बात आती है कॉजेज और इवेंट्स की, कि कुछ तरह इस तरह की मतलब इवेंट आपको देखने को मिलते हैं, वो किसी भी रिसोर्स सपोर्ट के एस्पेक्ट में हो सकते हैं, किसी तरह की बिजनेस कॉन्टिन्यूटी को लेकर रिस्क हो सकती है, या फिर इन्वायरमेंटल कुछ इशू हो सकता है, क्लाइमेट चेंज का इशू हो सकता है, स्टैचुरी बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी की रिक्वायरमेंट से रिलेटेड चेंज हो सकता है, कस्टमर से रिलेटेड कुछ इवेंट्स हो सकते हैं, कॉजेस हो सकते हैं। तो इस तरह के फैक्टर्स को भी आपको इंक्लूड करना है रिस्क आइडेंटिफिकेशन के लिए। हाँ, आगे जो फैक्टर की बात है वो है थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटी की बात है। किसी तरह की थ्रेट आपको लगती है किसी भी अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव को लेके, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को लेके, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी आपको दिखती है, वो डिफरेंट रीजन से हो सकती है, वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को लेके हो सकती है आपकी, अ, जैसे मैंने बताया इंटरेस्टेड पार्टी से रिलेटेड हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज से रिलेटेड हो सकती है। तो इस तरह की कोई थ्रेट आपको लगती है या फिर कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए, तो उसको आप एज अ फैक्टर रिस्क आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हो। नेक्स्ट जो बात है इसमें फिर वनरेबिलिटीज की बात होती है, कैपेबिलिटीज की बात होती है। तो कोई अगर कैपेबिलिटी है आपके ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, जो उसकी प्रोसेसेस हैं, जो उसके प्रोसीजर्स हैं, जो बिजनेस के आपके प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, उसको डिलीवर करने के लिए उस कैपेबिलिटी में किसी तरह का इशू आता है, आपकी कैपेबिलिटी लैप्स करती है, गैप आता है उसमें, ये एज अ वनरेबिलिटी आपको काउंट करना है और फर्दर एज अ रिस्क आपको देखना है अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में। और इसको इसके डिटेल जो फैक्टर्स हो सकते हैं और उसको लेके आपको रिस्क आइडेंटिफिकेशन के लिए जाना है। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है फैक्टर्स में, वो है चेंजेस इन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल कॉन्टेक्स्ट की। तो मैंने जैसे कॉन्टेक्स्ट की बात मैंने शुरू में बताई, कॉज इवेंट की मैंने बात की, इंटरेस्टेड पार्टी से रिलेटेड। तो मैंने बोला हाँ, कि कोई स्टैचुरी बॉडी को लेकर रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है, या फिर रेगुलेटरी बॉडी से रिलेटेड कोई रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, कस्टमर से रिलेटेड चेंज हो जाती है, या इंटरनली कोई चीज है पर्सनल से रिलेटेड, रिसोर्सेज से रिलेटेड, सपोर्ट से रिलेटेड आपके ऑपरेशंस के लिए, उसमें कोई चेंज आ रहा है, तो उसको एज अ रिस्क फैक्टर हमें रिस्क आइडेंटिफिकेशन में यूज करना है। साथ ही साथ यहाँ पे स्टैंडर्ड नेक्स्ट जो बात करता है वो इंडिकेटर की बात करता है, कि
इंडिकेटर्स ऑफ इमर्जिंग रिस्क। तो कुछ इंडिकेटर्स हो सकते हैं इमर्जिंग रिस्क दिखाई देते हैं, जैसे आप काम कर रहे हो डिफरेंट इंडस्ट्री में, ड्यू टू क्लाइमेट एक्शंस, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज आपके ऊपर कोई बिजनेस ऑब्जेक्टिव में कोई आप डेविएशन देखते हो, या फिर आप फोरकास्ट करते हो कि कोई इमर्जिंग रिस्क है जो हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स पे असर डालेगा आने वाले समय में, वो एज अ इंडिकेटर आप देखते हो। तो इस तरह की कोई अगर इमर्जिंग रिस्क है तो उसको भी एज अ फैक्टर आपको काउंट करना है रिस्क आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो ये बात थी इंडिकेटर की। नेक्स्ट जो बात आती है उसमें नेचर और वैल्यू की बात होती है, जो कि एसेट्स और रिसोर्सेज से रिलेटेड है। ठीक है, तो नेचर का मतलब ये है कि कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज है, रिसोर्स से रिलेटेड, एसेट से रिलेटेड। ठीक है, सेकंड है वैल्यू से रिलेटेड हो सकती है, या बहुत पुराना हो गया है कोई एसेट है आपका, रिसोर्स है, या फिर उसकी कॉम्पिटेंसी वैसी नहीं रह गई है, या फिर उसकी क्रेडिबिलिटी वैसी नहीं रह गई है, उसकी ऑपरेशन वैसी नहीं रह गई है, कैपेबिलिटी नहीं वैसी रह गई है। तो इस तरह का जो नेचर और वैल्यू है रिसोर्सेज का, आपको काउंट करते रहना है, और एज अ रिस्क फैक्टर आपको यूज करना है रिस्क आइडेंटिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये था। इसके आगे नेक्स्ट जो बात आती है वो कॉन्सिक्वेंसेस की बात करता है, स्टैंडर्ड एज अ फैक्टर रिस्क आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो जो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं वो कंबाइंड हो सकते हैं, जो हमने बात करी टेंजिबल एंड इंटेंजिबल सोर्सेस की, कॉजेज एंड इवेंट्स की, थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज की, वनरेबिलिटी एंड कैपेबिलिटीज की, चेंज की बात की, कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड इंडिकेटर्स की बात की, नेचर एंड वैल्यू की बात की रिसोर्सेज के रिस्पेक्ट में। तो इनके रिस्पेक्ट में कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो हो सकता है रियल टाइम आपको फेस करने पड़े, या फिर आप फोरकास्ट मैनर में बात कर रहे हो। तो दोनों केसेस में हमें कॉन्सिक्वेंसेस को लेके सोचना है एज अ फैक्टर फॉर रिस्क आइडेंटिफिकेशन कि उस कॉन्सिक्वेंसेस से क्या इफेक्ट या फिर इम्पैक्ट पड़ सकता है जो ऑर्गेनाइजेशन की आपके ऑब्जेक्टिव है के ऊपर। नेक्स्ट जो बात आती है टाइम रिलेटेड फैक्टर्स की बात होती है कि टाइम से रिलेटेड कोई इशू है, मतलब हमें लगता है कि जो हमने अभी तक डिस्कस किए फैक्टर, उससे टाइम के रिस्पेक्ट में क्या असर आएगा ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पे अगर हम नहीं टाइमली फुलफिल कर पाए, किसी तरह का डेविएशन आया हमारे जो की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑब्जेक्टिव्स को रीच करने के लिए, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हैं ऑब्जेक्टिव्स को रीच करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के। तो वो जो टाइम रिलेटेड फैक्टर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो अभी तक हमने फैक्टर्स डिस्कस किए थे उसको देखना है कि कितने टाइम में किस तरह का इफेक्ट आएगा, कितना अ, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ लाइक्लीहुड क्या हो सकता है उसका। इन सब चीज़ों को इन डिटेल मैनर आपको इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी इसका आइडेंटिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट जो बात आती है वो बायसेस की है, assumptions की है, बिलीव्स की है। यहाँ पे इम्पार्शलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखना है। इम्पार्शियल हो रहे कहीं पे भी किसी भी वर्क डिलीवरी से रिलेटेड जो भी ह्यूमन इन्वॉल्व है, पर्सनल इन्वॉल्व है, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल वे में एज ए इंटरेस्टेड पार्टी, तो वो कहीं ऐसा ना हो कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, या फिर इम्पार्शियल हो जाए वो अपने काम को डिलीवर करने में, वहाँ पे वो बायस्ड हो जाए, किसी तरह का एजम्पशन यूज़ कर लें, किसी तरह का बिलीफ यूज़ कर लें। तो इस तरह की कंडीशन में भी एज अ फैक्टर आपको रिस्क आइडेंटिफिकेशन में इसको टेक केयर करना है, यूज़ करना है एज अ फैक्टर, जिससे कि आप अपने ऑब्जेक्टिव को सस्टेन कर सकें, रीच कर सकें, अचीव कर सकें। तो ये है बायसेस का, assumption एंड बिलीफ का है कि हमने ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की बात की थी, या उनकी नीड्स की बात की थी, उनके साथ कम्युनिकेशन की बात की थी, कंसल्टेशन की बात की थी, कि वहाँ से हमें इंश्योरिटी मिलती है अगर हम वहाँ पे इन चीज़ों को मेंटेन करते हैं। ये जो पर्टिकुलर फैक्टर है इसको हम टेक केयर कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट एज वेल एज
with respect to the organization objectives। तो यही बात है इसमें। नेक्स्ट जो बात स्टैंडर्ड कहता है, कुछ क्लियर टर्म्स हैं जो स्टैंडर्ड कहता है रिस्क आइडेंटिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें ये है सोर्स के रिस्पेक्ट में कि अगर सोर्स ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में हो या ना हो, उस केस दोनों ही केस में जो रिस्क आइडेंटिफिकेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन को करना है, तो इसके लिए क्लियर रहना है। जैसे कि हमने फैक्टर की बात की थी, सोर्स से रिस्पेक्ट में कोई रिस्क हमें देखने को मिलती है, टेंजिबल इंटेंजिबल। तो इस तरह का कोई भी सोर्स है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के वर्क के ऊपर, जो हमारा बिजनेस का प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, उसके ऊपर किसी भी तरह का सोर्स हमें दिखता है, या फिर हमारे बिजनेस का पार्ट है, कहीं ना कहीं हमारा बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है, एज सोर्स हम उसको यूज करते हैं। तो उस सोर्स अगर हमारे कंट्रोल में हो या फिर ना हो, दोनों कंडीशन में हमें उसको एज अ फैक्टर यूज करना है और इसको आइडेंटिफाई करना है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, कंट्रोल में हो सोर्स या फिर ना हो, दोनों कंडीशन में और बेटर रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड और बेटर risk management, you need to control and identify the risk both cases। नेक्स्ट जो बात आती है उसमें कंसिडरेशन की बात है कि जो भी हम फैक्टर्स यूज कर रहे हैं रिस्क आइडेंटिफिकेशन के लिए, कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर रहे हैं, लाइक्लीहुड की बात कर रहे हैं, में हमें कंसीडर करना है एक से ज़्यादा आउटकम के लिए हमेशा ही। ऐसा स्टैंडर्ड एडवाइस करता है, कहता है अ, जिसमें हमें जो आउटकम मिलेंगे वो वैरायटी ऑफ टेंजिबल मिल सकते हैं या फिर इनटेंजिबल कॉन्सिक्वेंसेस मिल सकते हैं, लाइक्लीहुड मिल सकते हैं। तो इसको एक थॉरो मैनर में आपको स्टडी करनी है कि हमारे पास क्लियर मेजरमेंट हो सकते हैं या फिर कुछ चीज़ें अनक्लियर हो सकती हैं आउटकम के मैनर में। तो सारे जो हमारे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस हैं का यूज़ करके मोर देन वन आउटकम के रिस्पेक्ट में हमेशा इसका आइडेंटिफिकेशन के लिए जाना है और इस मेथोडोलॉजी को कंसीडर करना है रिस्क आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो यहाँ तक बात थी रिस्क आइडेंटिफिकेशन की। इसके आगे नेक्स्ट जो क्लॉज है रिस्क असेसमेंट के रिस्पेक्ट में तो चलते हैं। नेक्स्ट जो सब क्लॉज है वो है रिस्क एनालिसिस। इसके अंदर पहली जो हेडिंग मैंने ली है कंप्रहेंडेड नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, लेवल, इन्वॉल्व्स के अंदर है अनसर्टेनिटी, सोर्स, कॉन्सिक्वेंसेस, लाइक्लीहुड, इवेंट्स, सिनेरियोज, कंट्रोल्स, इफेक्टिवनेस, इवेंट्स एंड मल्टीप्लायर के अंदर है कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस एंड ऑब्जेक्टिव, अंडरटेकन के अंदर है वायरिंग, डिग्रीज, डिटेल्स एंड कॉम्प्लेक्सिटी, पर्पस, इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज, टेक्निक्स, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव फैक्टर्स हैं लाइक्लीहुड, नेचर, मैग्नीट्यूड, कॉम्प्लेक्सिटी, कनेक्टिविटी, टाइम, वोलेटिलिटी, कंट्रोल्स, इफेक्टिवनेस, सेंसिटिव, कॉन्फिडेंस, कंसीडर्ड, डॉक्यूमेंटेड, कम्युनिकेटेड, influence, opinion, biases, perceptions, additional influences, information, quality, assumptions and exclusions, limitation and exclusions, uncertain events, combination of techniques, input, evaluations, decisions, insight। तो यहाँ तक मैं आपको ब्रीफ करता हूँ रिस्क एनालिसिस के बाद के लिए। तो अभी हम इस स्टेज में आ चुके हैं कि हमने रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया है, अब हमें उसकी एनालिसिस करनी है और किस तरह से हम उस रिस्क को आगे लेके जाएंगे, उस पर हमारा फर्दर एक्शन प्लान क्या बनेगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। अभी तक हमने रिस्क आइडेंटिफिकेशन में फाइंड, रिकॉग्नाइज और डिस्क्राइब कर दिया था रिस्क को।
यहाँ पे रिस्क एनालिसिस में जो पर्पस है रिस्क एनालिसिस का, उसमें स्टैंडर्ड कंप्रहेंड करने की बात करता है नेचर ऑफ रिस्क को। इसमें हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होती है रिस्क के नेचर को लेके, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके, लेवल ऑफ रिस्क को लेके, सारी चीज़ों का हमें क्लियर इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, हमारे पास स्टडी होना चाहिए जब हम रिस्क एनालिसिस के लिए जाएं या फिर रिस्क एनालिसिस करें। उसकी रिस्क आइडेंटिफाइड है जो पहले से उसके ऊपर, तो यहाँ पे डिटेल स्टडी होती है रिस्क को एनालिसिस करने के लिए। तभी हमें जो एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कंप्रहेंड मैनर में नेचर ऑफ रिस्क को लेके, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके, लेवल को लेके, उसकी सीवीआरटी को लेके हमें एक डिसीजन मेकिंग हम आगे कर सकते हैं और उसको फर्दर स्टेज में ले जा सकते हैं। और रिस्क एनालिसिस में कुछ चीज़ें हमें कंसीडर करनी है, वो है उसमें है अनसर्टेनिटीज जो है उस रिस्क को लेके, साथ ही साथ सोर्स कौन सा है रिस्क का, के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, लाइक्लीहुड हमें फर्दर क्या देखने को मिल सकता है, या फिर इवेंट हमें क्या फेस करने को मिल सकते हैं, या फिर उस रिस्क की वजह से क्या सिनेरियो जनरेट हो सकते हैं, हम उस रिस्क को कंट्रोल कैसे करेंगे और उसके जो इफेक्टिवनेस है उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें टेक केयर करनी होती हैं, कंसीडर करनी होती हैं रिस्क एनालिसिस में। अनसर्टेनिटी आप समझ चुके होंगे, तो उसकी हमने बात की। इसमें कॉन्सिक्वेंसेस मैंने एक आपको शुरू में टर्म्स एंड डिफिनीशन में कॉन्सिक्वेंसेस और लाइक्लीहुड की बात समझाई थी, इवेंट्स की बात समझाई थी, और सिनेरियोज ये एक बेसिकली कॉम्बिनेशंस हैं जब हम डिफरेंट फैक्टर्स देखते हैं रिस्क का, क्यूमुलेटिव वे में, कैस्केड फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म में, क्वालिटेटिव फॉर्म में, क्वांटिटेटिव फॉर्म में, तब हमारा सिनेरियोज हमें देखना है इस तरह से एक पर्टिकुलर रिस्क के रिस्पेक्ट में। साथ ही साथ कंट्रोल्स क्या अवेलेबल हैं जब हमारे पास सिनेरियो क्लियर हो जाते हैं रिस्क के कम्प्लीटली, तो हम कंट्रोलिंग हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या मतलब हमारी कंट्रोल्स इस्टेब्लिश्ड हैं उसको फर्दर कंट्रोल करने के लिए। और इफ़ेक्टिवनेस जो है उसको हमें लास्टली देखना है एज अ कंसिडरेशन कि जो हमने अनसर्टेनिटी या फिर सोर्स या फिर कॉन्सिक्वेंसेस या लाइक्लीहुड इवेंट सिनेरियो कंट्रोल की जो बात की है, फिर रिस्क एनालिसिस के रिस्पेक्ट में इफेक्टिवनेस ने कितनी अच्छे से की है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये डिटेल कंसिडरेशन है रिस्क एनालिसिस का, इन सारे फैक्टर्स के रिस्पेक्ट में होना चाहिए जो कि, और तभी आप रिस्क एनालिसिस को अच्छी तरीके से कर सकोगे। और फर्दर स्टेज में रिस्क एनालिसिस के बाद जो रिस्क इवेल्युएशन है या फिर रिस्क ट्रीटमेंट है, वहाँ पे सही तरीके से जा सकते हो और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके रिस्क मैनेजमेंट का उसको अचीव कर सकते हो। साथ ही साथ जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हैं उसको आप सस्टेन कर सकते हो। तो रिस्क एनालिसिस एक डिटेल स्टडी है। जब भी इसके लिए आप जाते हो रिस्क आइडेंटिफिकेशन के बाद, तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन में ही एक आपको अच्छी खासी स्टडी करनी पड़ती है, लेकिन रिस्क एनालिसिस के लिए आपको और डिटेल स्टडी करनी पड़ती है, तब जाके आप एक क्लैरिटी डेवलप कर पाते हो रिस्क एनालिसिस के रिस्पेक्ट में, और एक फ्रेमवर्क डेवलप कर पाते हो क्योंकि डिस्कस किया था डिज़ाइन से रिलेटेड, इंटीग्रेशन से रिलेटेड, इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड, इवेल्युएशन से रिलेटेड और इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड। इसके बाद जो नेक्स्ट बात आती है, इसके बाद जो स्टैंडर्ड इवेंट की बात करता है कि इवेंट है क्या, उसको जो उसको डिस्क्राइब करता है, डिफाइन करता है कि एक इवेंट जो है, जो कि जैसे मैंने बताया कोई रिस्क आप आइडेंटिफाई करते हो वो एज अ इवेंट आपको काउंट करना है। तो ये जो इवेंट है उसके मल्टीपल कॉजेस हो सकते हैं या फिर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं मल्टीपल, और साथ ही साथ ये जो इवेंट है वो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स पे, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स पे जो ऑर्गेनाइजेशन के हैं
उसके ऊपर इफेक्ट डाल सकता है। इस चीज़ के लिए क्लियर रहना है। जो मैंने बताया कि मल्टीडिसिप्लिनरी, क्यूमुलेटिव, कैस्केड, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव कॉम्बिनेशन में आपको यूज़ करना है एनालिसिस को, जिससे कि आप रिस्क को अच्छी तरह से समझ सको और उसकी वजह से जो भी फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे या फिर जो भी चीज़ें आपको लाइक्लीहुड उसको देखने का मिलेगा फर्दर ऑब्जेक्टिव के रिस्पेक्ट में, वो आप क्लियर हो सको। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड इस बारे में बोलता है। साथ ही साथ जो चीज़ें मैंने अभी बताई रिस्क एनालिसिस में, उसी के रिस्पेक्ट में स्टैंडर्ड कहता है कि जो रिस्क एनालिसिस है उसको इस तरह से लेना है कि के जो वैरिंग डिग्रीज हो सकती है रिस्क एनालिसिस की, इन डिटेल के रिस्पेक्ट में, कॉम्प्लेक्सिटी के रिस्पेक्ट में, मतलब वो उसके जो इफ़ेक्ट हैं, इम्पैक्ट हैं, वो वेरी कर सकते हैं कि डिग्री जो है का जो इफ़ेक्ट है वो वेरी कर सकता है, इम्पैक्ट जो है वो वेरी कर सकता है एज अ डिग्री। जब हम उसके डिटेल और कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो हमें इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक रिस्क एनालिसिस को डील करना है जब भी रिस्क आइडेंटिफिकेशन के रिस्पेक्ट में एनालिसिस करने के लिए हम जाएं। और साथ ही साथ जो भी हमारा एनालिसिस का पर्पस हो रिस्क एनालिसिस आइडेंटिफिकेशन के रिस्पेक्ट में, तो जो अवेलेबिलिटी और रिलायबिलिटी इंफॉर्मेशन का उसको इंश्योर करना है, जो रिसोर्स अवेलेबल हैं उसको इंश्योर करना है वो सही है कि नहीं सही है, और जो टेक्निक्स हैं वो हमें क्वालिटेटिवली, क्वांटिटेटिवली और कॉम्बिनेशन में यूज़ करना है। जैसी भी जितनी भी डेप्थ हो, जितनी भी वेरिंग डिग्री हो, जैसा भी उसका इम्पैक्ट हो, जैसा भी उसका इफेक्ट हो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के ऊपर, उस तरह से हमें इन डेप्थ मैनर में स्टडी करनी है रिस्क एनालिसिस का। जो भी पर्टिकुलर कंडीशन हो, इंडिविजुअल कंडीशन हो, रिस्क आइडेंटिफिकेशन के रिस्पेक्ट, ये डिसीजन मेकिंग करनी है कि कितनी थॉरो स्टडी हमें करनी है, कितनी डिटेल स्टडी करनी है, ठीक है, और कितने कंप्रहेंसिव स्टडी करनी है एक रिस्क को डील करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, जिससे कि हम अपने जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है, उनको सेव कर सकें। और साथ ही साथ यहाँ पे स्टैंडर्ड कुछ फैक्टर्स के लिए बात करता है कि रिस्क एनालिसिस में किन फैक्टर्स को हमें कंसीडर करना है या करना चाहिए। पहला जो है वो लाइक्लीहुड की बात करता है, जो भी इवेंट्स हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि फर्दर लाइक्लीहुड क्या होगी, उसको हमें टेक केयर करना है रिस्क एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसको हमें कंसीडर करना है रिस्क एनालिसिस में अपने। सेकंड जो बात आती है वो नेचर एंड मैग्नीट्यूड की बात है कि जो रिस्क की वजह से कॉन्सिक्वेंसेस जनरेट होंगे या फिर हुए हैं, उसका नेचर क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, उसको एज अ फैक्टर हमें लेना है रिस्क एनालिसिस में। और जो बात है वो है कॉम्प्लेक्सिटी और कनेक्टिविटी की। तो कॉन्सिक्वेंसेस जो हो सकते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, ठीक है। और कनेक्टिविटी की बात ये है यहाँ पे कि हम किस तरह से उसको कनेक्ट कर पा रहे हैं, वहाँ से जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, फीडबैक है, डेटा है, वो हम कैसे ले रहे हैं उस कॉम्प्लेक्सिटी को डील करने के लिए, उस पर्टिकुलर इवेंट में, उस पर्टिकुलर रिस्क के नेचर और मैग्नीट्यूड को डील करने के लिए, उसको एज अ फैक्टर हमें कंसीडर करना है रिस्क एनालिसिस के अंदर, क्योंकि हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो बेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जिसका हम सही तरीके से डिसीजन मेकिंग में यूज कर सकें। नेक्स्ट फैक्टर जो है वो टाइम रिलेटेड फैक्टर है। तो यहाँ पे वोलेटिलिटी की बात कहता है रिस्क एनालिसिस के फैक्टर के रिस्पेक्ट में। तो जो चीज़ें हमने डिस्कस करी एज अ फैक्टर, जो कि लाइक्लीहुड की हमने बात की, कॉन्सिक्वेंसेस के रिस्पेक्ट में, इवेंट के नेचर और मैग्नीट्यूड की बात की, कॉन्सिक्वेंसेस की, कॉम्प्लेक्सिटी की बात की, कनेक्टिविटी की बात करी। तो ये जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, लाइक्लीहुड है, कॉम्प्लेक्सिटी है,
वो विद टाइम इनका जो इफ़ेक्ट है वो वोलेटाइल हो सकता है, रिस्क मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, उसके आउटकम्स रिस्क से जो रिलेटेड हैं, जो डेविएशन है वो एडवर्स हो सकता है, बहुत ज़्यादा उस एक वॉल्यूम में हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इफ़ेक्ट डाल सकता है, ऑब्जेक्टिव के ऊपर। तो ये टाइम रिलेटेड फैक्टर को भी हमें इंक्लूड करना है एज़ अ फैक्टर जब हम रिस्क एनालिसिस को अ, करें और उसको थॉरो मैनर में जब स्टडी करें, तो टाइम रिलेटेड जो फैक्टर है, वोलेटिलिटी के रिस्पेक्ट में डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं, उनके लिए हमें इसको अपनी स्टडी में इंक्लूड करना है, देख लेना है और बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है ये। ठीक है, क्योंकि जो वोलेटिलिटी की यहाँ पे बात है, वो हाँ, बहुत ही ज़्यादा एक कंसर्न चीज़ है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट जो बात है वो इफेक्टिवनेस की है, कंट्रोल से रिलेटेड। तो अगर कोई रिस्क हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं किसी भी स्टेज में, किसी भी लेवल में, किसी भी चीज़ के लिए, तो हमें ध्यान देना है कि जो इफेक्टिवनेस है कंट्रोल का, वो हमें क्रॉस वेरीफाई कर लेना है रिस्क जब हम एनालिसिस करेंगे, क्योंकि जो कंट्रोल है उसका इफेक्टिवनेस बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर हमें एक डिसीजन मेकिंग करनी है रिस्क एनालिसिस के थ्रू, जो भी रिस्क आइडेंटिफाइड है उसके लिए, तभी हम उस रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं, अगर वो इफेक्टिव कंट्रोल हुआ तो। अगर वहाँ पे कमियां हैं तो उसको हमें इवेल्युएट करनी है एनालिसिस के अंदर और टेक केयर करनी है अपनी स्टडी के थ्रू रिस्क एनालिसिस रिपोर्ट के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट जो बात आती है सेंसिटिविटी और कॉन्फिडेंशियलिटी की, सॉरी कॉन्फिडेंस लेवल की। जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो सारे फैक्टर्स हमने रिस्क एनालिसिस स्टडी के थ्रू इवेल्युएट किए हैं या फिर स्टडी की है इन डिटेल मैनर, उसकी सेंसिटिविटी कैसी है और कॉन्फिडेंस कैसा बिल्डअप हो रहा है, उसको हमें क्रॉस वेरीफाई करना है एज अ फैक्टर, जिसमें कि जो इस स्टडी हमारी रिस्क एवेल्युएशन के रिस्पेक्ट में हुई है, हर चीज़ का एक क्लियर एक्सप्लेनेशन हो, जिससे कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके और एक कॉन्फिडेंस लेवल हमारा एक हम अचीव करें, जिस पे हम फर्दर उसको नेक्स्ट स्टेज जो रिस्क इवैल्यूएशन का है उस पे लेके जा सकें। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमें टेक केयर करने हैं जब हम रिस्क एनालिसिस की डिटेल स्टडी करते हैं। उस समय आगे चलते हैं, उसमें स्टैंडर्ड इन्फ्लुएंस की बात कहता है, जैसे हमने रिस्क आइडेंटिफिकेशन के टाइम पे बात की थी, उससे रिलेटेड कुछ फर्दर इन्फ्लुएंसेस हैं जो ऐड करता है यहाँ पर्टिकुलरली रिस्क एनालिसिस में। स्टैंडर्ड बायस, ओपिनियन, परसेप्शन जो थी वो तो है ही हैं, साथ ही साथ जो एजम्पशंस हैं, एक्सक्लूजन्स हैं, लिमिटेशंस हैं, जो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हैं, इंफॉर्मेशन की क्वालिटी से रिलेटेड हैं, उनकी बात स्टैंडर्ड करता है। उसमें हमें क्या करना चाहिए, तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन में आप समझ चुके होंगे, ओपिनियन, बायसेस, परसेप्शन जो इम्पार्शलिटी को लेके हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को लेके हैं, तो कल्चर से रिलेटेड हैं और इंटरेस्टेड पार्टी की नीड्स से रिलेटेड हैं, तो वो बहुत बड़े फैक्टर हो जाते हैं जजमेंट लेने में रिस्क एनालिसिस के रिस्पेक्ट में। साथ ही साथ जो क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो चीज़ें हम रिकॉर्ड करते हैं, चीज़ें हम और एज अ डेटा प्रेजेंट करते हैं फर्दर रिस्क मैनेजमेंट के लिए, रिस्क इवैल्यूएशन के लिए, उसमें जो एजम्पशंस लिए गए हैं, एक्सक्लूजन्स लिए गए हैं, या फिर जो टेक्निक यूज़ की गई है उसकी लिमिटेशन किसी तरह की है, तो बहुत बड़ा एक फैक्टर बन सकते हैं रिस्क इवैल्यूएशन के लिए, सॉरी रिस्क एनालिसिस के लिए। तो इस पे हमें ध्यान देना है कि ये क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन सही तरह से हमें एक राइट वे ऑफ बेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन हमें मिले, साथ ही साथ किसी तरह की इम्पार्शियलिटी ना हो, या फिर जो भी एजम्पशंस लिए गए हों रिकॉर्डिंग में, डेटा जनरेशन में, या फिर एक्सक्लूजन किसी तरह का लिया किया गया हो,
रिपोर्ट जनरेशन में, डेटा जनरेशन में, उन सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना है। साथ ही साथ उस डॉक्यूमेंटेड चीज़ को कम्युनिकेट करना है, कंसीडर करना है जब भी हम डिसीजन मेकिंग के लिए जाएं, बेस्ड ओवर द रिस्क एनालिसिस फैक्टर्स एंड मेथडोलॉजी इन स्टडी। तो ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जो भी हमारे डेविएशन है, इन्फ्लुएंसेस हैं, पार्शलिटी की चीज़ है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है रिस्क मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में, वो डॉक्यूमेंटेड होना बहुत ज़रूरी है और उनको हमें थॉरो मैनर में कंसीडर करना है, अपनी स्टडी में कम्युनिकेट करना है फॉर द फर्दर डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट जो बात आती है उसमें स्टैंडर्ड कहता है कि कुछ हाई अनसर्टेन इवेंट्स हो सकते हैं जिसमें जो क्वांटिफिकेशन है उस इवेंट का वो करना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। उस पर्टिकुलर कंडीशन में तो हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक की हमने बात की थी, क्यूमुलेटिव, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, और साथ ही साथ जो हमने बात की थी मल्टी डिसिप्लिनरी डिस्कशंस की। इन सारी टेक्निक्स का यूज़ करना एज अ कॉम्बिनेशन जब भी हम फर्दर रिस्क एनालिसिस के लिए जाएं, उसको कंक्लूड करने की बात करें, जिससे कि हमें एक बेटर और ग्रेटर इंसाइट हम उसके ऊपर प्रेजेंट कर सके, बना सके, जिससे हमारा जो डिसीजन मेकिंग हो वो सही हो सके। साथ ही साथ नेक्स्ट जो बात आती है, जो रिस्क एनालिसिस हमारा होगा वो एज अ इनपुट काम करेगा रिस्क इवेल्युएशन के लिए, जिससे कि हमारा जो डिसीजन है रिस्क को लेके कैसे ट्रीट करना है, रिस्क को फर्दर आगे उस पर क्या एक्शन लेना है या फिर एक्शन नहीं लेना है, ये सारी बातें निकल के आती हैं। और साथ ही साथ अगर रिस्क पे हम एक्शन ले रहे हैं, जो हमने इवेल्युएशन किया है, सॉरी जो एनालिसिस किया है, इवेल्युएशन में अगर हम एक्शन प्लान करेंगे इवेल्युएशन के थ्रू, तो क्या स्ट्रेटजी को हमको अपनानी होगी रिस्क ट्रीटमेंट के लिए फर्दर, और क्या मेथड यूज़ करेंगे ट्रीटमेंट के लिए रिस्क के। तो ये सब चीज़ जानकारी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है फर्दर स्टेज में जाने के लिए, एनालिसिस से इवेल्युएशन और फर्दर रिस्क ट्रीटमेंट में। और जो रिजल्ट होंगे रिस्क एनालिसिस के वो हमें इंसाइट प्रोवाइड करेंगे डिसीजन के लिए, चॉइसेस प्रोवाइड करेंगे, और जो लेवल ऑफ रिस्क है, ऑप्शंस क्या क्या हैं, ये सारी जानकारी हमें यही पर्टिकुलरली रिस्क एनालिसिस से ही निकल के आएंगी। तो ये इंसाइट का काम करेगा जिसमें हमें क्लैरिटी मिलेगी अपने डिसीजंस को लेके, फर्दर रोड मैप को लेके रिस्क रिलेटेड। इस तरह से ये हमारा रिस्क एनालिसिस था। रिस्क आइडेंटिफिकेशन के बाद जो हमने कंप्लीट कर लिया है कि पर्टिकुलर ट्रेनिंग थी। नेक्स्ट सब क्लॉज में चलते हैं, वहाँ पे रिस्क इवेल्युएशन की बात है, क्योंकि प्रोसेस के अंदर रिस्क असेसमेंट के अंदर नेक्स्ट सब क्लॉज है। इसके अंदर जो कीवर्ड मैं लिए हैं वो है सपोर्ट डिसीजंस, कंपेयरिंग रिजल्ट्स विद क्राइटेरिया, डिसाइडेड एडिशनल एक्शन, वाइडर कॉन्टेक्स्ट, कॉन्सिक्वेंसेस, रिकॉर्डेड, कम्युनिकेटेड, वैलिडेशन। ये सारी पॉइंट्स हैं बेसिकली रिस्क इवैल्यूएशन के अंदर। तो हमारे पास इनपुट आ चुके हैं रिस्क एनालिसिस से, अब हमें रिस्क इवैल्यूएशन करना है। पहला जो पर्पस है रिस्क इवैल्यूएशन उसको हम समझ लेते हैं। इसका पर्पस जो है रिस्क इवैल्यूएशन का वो है सपोर्ट करना डिसीजन लेने में रिस्क को लेके। इसमें हम करेंगे क्या, जो रिस्क हम कंपेयर करेंगे रिजल्ट्स को जो एनालिसिस से निकल के आए हैं, जो भी हमारे रिस्क की क्राइटेरिया निकल के आई है, और उससे हमें हेल्प मिलेगी एडिशनल जो एक्शन रिक्वायर्ड है रिस्क को ट्रीट करने के लिए उसके ऊपर। तो जो हमारे डिसीजंस निकल के आएंगे रिस्क इवैल्यूएशन में वो क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में स्टैंडर्ड बताता है कि पहली चीज़ हो सकती है कंडीशन की कोई एक्शन ना लिया जाए। हमारी जो रिस्क एनालिसिस थी उसमें इस तरह के सरकमस्टांसेस थे, इस तरह की जो रिजल्ट्स थे उसके बेसिस पे
इस इवैल्यूएशन में हम डिसाइड करते हैं कि कोई एक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड कंडीशन निकल के आती है कि हमें एक ऑप्शन रखना चाहिए रिस्क ट्रीटमेंट का, ठीक है, क्योंकि कुछ सर्टेनिटी जो है रिजल्ट्स की, रिस्क एनालिसिस की, वो इस तरह की है कि कुछ फर्दर हमारे लूप होल हो सकते हैं। उस कंडीशन में हम रिस्क इवैल्यूएशन में ये सेकंड ऑप्शन डिसीजन लेते हैं कि हमारे पास एक रिस्क ट्रीटमेंट का ऑप्शन होना चाहिए। थर्ड जो बात निकल के आती है एज अ डिसीजन रिस्क इवैल्यूएशन में, बेस्ड ऑन द इनपुट ऑफ द रिजल्ट ऑफ रिस्क एनालिसिस, ये हमें फर्दर एनालिसिस की ज़रूरत है और जिससे कि हम एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें रिस्क के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये सरकमस्टांसेस जनरेट हो सकता है रिस्क इवैल्यूएशन के रिस्पेक्ट में डिसीजन हो सकता है। साथ ही साथ एक नेक्स्ट जो कंडीशन निकल के आ सकती है एज अ डिसीजन, जो एग्जिस्टिंग कंट्रोल है उसको मेंटेन करने से हम रिस्क को कंटेन कर सकते हैं, मतलब उसको कोई हमारे ऊपर एडवर्स इफेक्ट हमारे ऑब्जेक्टिव के ऊपर नहीं पड़ेगा। तो इस तरह की कंडीशन जनरेट हो सकती है, ये डिसीजन मेकिंग हो सकती है रिस्क इवैल्यूएशन के थ्रू। और नेक्स्ट जो बात आती है उसमें है जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको हमें रिकंसीडर करने की ज़रूरत है। जो ऑब्जेक्टिव्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन के हैं या फिर प्रोसेस के हैं या डिफरेंट स्टेजेस के हैं, केपीआईज हैं, उनके जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है उनको हमें रिकंसीडर करने की ज़रूरत है कि क्योंकि रिस्क हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो रिस्क प्रेजेंट रहेगा। उस तरह के सिनेरियो में इस तरह के ऑप्शंस निकल के आते हैं। तो ये चीज़ है जो लास्ट हमारा आउटपुट हो सकता है रिस्क इवैल्यूएशन का, डिसीजन मेकिंग हो सकती है। नेक्स्ट जो बात इसमें आती है इस पर्टिकुलर सब क्लॉज के अंदर, इसमें स्टैंडर्ड अकाउंट करने की बात कहता है कि जब भी हम डिसीजन लें रिस्क इवैल्यूएशन के थ्रू, तो जो डिसीजन होना चाहिए उसमें हमें ध्यान रखना है वाइडर कॉन्टेक्स्ट का। वाइडर कॉन्टेक्स्ट का ये मतलब है हमें जो हमने इंटरनल एक्सटर्नल इशू की बात की थी कॉन्टेक्स्ट के रिस्पेक्ट में ऑर्गेनाइजेशन के, तो उसको हमें एक बार रिव्यू कर लेना है डिसीजन लेते वक्त। इस पर्टिकुलर स्टेज में फिर से रिस्क इवैल्यूएशन के थ्रू, साथ ही साथ जो एक्सप्लेनेशन है डिसीजन मेकिंग का, वो जो भी एक्चुअल इंफॉर्मेशन हो बेस्ड ऑन द डेटा वो तो हो ही, साथ ही साथ एक क्लियर एक्सप्लेनेशन हमें बनाना है डिसीजन मेकिंग का, कॉन्सिक्वेंसेस रिलेटेड, और उसको कम्युनिकेट करना है एक्सटर्नल और इंटरनल स्टेक होल्डर के साथ, इंटरेस्टेड पार्टीज के साथ, जिससे कि जो डिसीजन मेकिंग है वो सही तरीके से हो सके। तो ये ध्यान रखना है। और जो इसमें नेक्स्ट बात आती है, जो भी आउटकम्स निकल के आते हैं डिसीजन मेकिंग के रिस्पेक्ट में रिस्क इवैल्यूएशन के थ्रू, उसको आप कंपनी को रिकॉर्ड करके रखना है और कम्युनिकेट करना है। साथ ही साथ वैलिडेशन भी उसका करना है सारे अप्रोप्रिएट लेवल में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग पहली चीज़ है, कम्युनिकेशन हमें करना है इसमें, वो सारे इंटरेस्टेड पार्टीज के साथ होगा, और वैलिडेशन भी होगा। वैलिडेशन का ये मतलब है कि जो हमने डिसीजन लिया है वो प्रॉपरली कम्युनिकेट हो गई है, समझ में आ गई है, उसकी अवेयरनेस है, नॉलेज है, जो भी रिस्पेक्टिव टीम है, रिस्क ओनर्स हैं, उनके अंदर इस चीज़ के लिए क्लियर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है रिस्क के रिस्पेक्ट में, जो डिसीजन मैनेजमेंट के थ्रू ओवरसाइट बॉडी के साथ लिया गया है उन सब चीज़ों के लिए रिस्क एवेल्युएशन के थ्रू। ये हमारा लास्ट सब क्लॉज था, इसमें हमने रिस्क असेसमेंट की बात की, आइडेंटिफिकेशन की, फिर एनालिसिस की, फिर इवेल्युएशन की। तो इस तरह से हमारा रिस्क असेसमेंट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सब क्लॉज पे चलते हैं जो कि प्रोसेस के अंदर है, फिफ्थ है रिस्क ट्रीटमेंट की बात होती है यहाँ पे। तो इसके अंदर पहली जो मैंने सब क्लॉज है वो है जनरल,
इसके हैं अंदर एड्रेसिंग मैंने हेडिंग ली है सेलेक्ट इम्प्लीमेंट, सेकंड हेडिंग ली है इटरेटिव प्रोसेस, फॉर्मुलेटिंग, सेलेक्टिंग, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग, assessing effectiveness, remain acceptable, further treatment। यहाँ तक मैं आपको ब्रीफ करता हूँ जनरल को इस ट्रीटमेंट के अंदर। तो अब हम डिसीजन मेकिंग हमने लास्ट क्लास में कर लिया था इवेल्युएशन के थ्रू। उस डिसीजन के ऊपर अब हम रिस्क ट्रीटमेंट में जा रहे हैं, तो रिस्क को कैसे ट्रीट करना है। तो यहाँ पे जो पर्पस है पहले स्टैंडर्ड उसके बारे में बताता है कि रिस्क ट्रीटमेंट का पर्पस क्या है। तो पहला पर्पस इसमें ये है रिस्क ट्रीटमेंट का कि सेलेक्ट और इम्प्लीमेंट करना, जो भी ऑप्शंस हमारे निकल के आए हैं, डिसीजंस निकल के आए हैं रिस्क इवैल्यूएशन के थ्रू, जिससे कि हम रिस्क को एक अच्छी तरीके से एड्रेस कर सके, अकाउंट कर सके। ये पर्पस है रिस्क ट्रीटमेंट का। आगे चलते हैं। यहाँ पे जो रिस्क ट्रीटमेंट है वो इंटरेटिव प्रोसेस की बात कहता है स्टैंडर्ड। ये ऑन गोइंग मैनर में होगा, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, साइकिल में रन करती रहेगी, स्टॉप नहीं होती है रिस्क ट्रीटमेंट। ठीक है, क्योंकि इसके फर्दर जनरेट हो सकती है, इसके कुछ इस तरह के लाइकलीहुड हो सकते हैं या कॉन्सिक्वेंसेस के थ्रू रिस्क के। इसलिए ये इटरेटिव प्रोसेस है, इसका ध्यान रखना है जो रिस्क ट्रीटमेंट है। और जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं रिस्क ट्रीटमेंट में वो क्या क्या है, वो है पहली फॉर्मुलेटिंग है, सेलेक्टिंग है। में रिस्क ट्रीटमेंट ऑप्शन को लेके हम फॉर्मुलेट करते हैं चीज़ों को, मतलब क्या फॉर्मूला होगा बेसिकली, और जिसके बेसिस पे हम रिस्क ट्रीटमेंट ऑप्शंस को शॉर्टलिस्ट करेंगे और साथ ही साथ सेलेक्ट करेंगे शॉर्टलिस्ट में करने के बाद। सेकंड जो रिस्क ट्रीटमेंट में बात आती है वो है प्लानिंग क्या रहेगी रिस्क ट्रीटमेंट, जब हमने प्रोसेस को सेलेक्ट कर लिया और इम्प्लीमेंटेशन उसका कैसे करेंगे। थर्ड जो रिस्क ट्रीटमेंट में बात आती है कैसे जो इफ़ेक्टिवनेस है रिस्क ट्रीटमेंट का उसको कैसे एसेस करेंगे, कैसे उसको मॉनिटर करेंगे, क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि इफ़ेक्टिवनेस सही है, एडिक्वेट है कि नहीं है रिस्क ट्रीटमेंट का जो भी हमने सेलेक्ट किया था, फॉर्मुलेट किया था उसके बेसिस पे। साथ ही साथ नेक्स्ट जो रिस्क ट्रीटमेंट में चीज़ आती है कि जो रिमेनिंग्स हैं रिस्क का वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, क्योंकि जब हम एक साइकिल रन करते हैं या फिर मल्टीपल साइकिल रन करते हैं रिस्क ट्रीटमेंट की, एक लेवल के बाद जो रिमेन रह जाता है या फिर कांस्टेंट हमें रिमेनिंग देखने को मिलती है रिस्क से रिलेवेंट, वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, ये डिसाइड करने में हमारा एक डेटा निकल के आता है, जिससे कि हम ये फाइनल कर सकते हैं कि जो रिस्क रिमेनिंग निकल के आई है वो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर जिस लेवल तक वो पहुंचा है रिस्क क्वालिटेटिव वे में, क्वांटिटेटिव वे में, वो फर्दर ऑब्जेक्टिव्स को किसी तरह से एडवर्स इफेक्ट नहीं डालेगा। अगर इन केस वो जो रिस्क रिमेनिंग रिस्क है वो एक्सेप्टेबल नहीं है तो उसका फर्दर हम ट्रीटमेंट कैसे करें, ये भी हमारा इस ट्रीटमेंट के प्रोसेस से ही कॉन्टिन्यूस वे में जब हम रन करेंगे तब निकल के आएगा। ये जनरल बात थी, हमने डिस्कस करी इस ट्रीटमेंट के अंदर। नेक्स्ट सब क्लास के अंदर चलते हैं रिस्क ट्रीटमेंट के, वो है सिलेक्शन ऑफ रिस्क ट्रीटमेंट ऑप्शंस। पहली हेडिंग में ली है पोटेंशियल बेनिफिट बैलेंसिंग, में है ऑब्जेक्टिव्स, कॉस्ट, एफर्ट्स, डिसएडवांटेजेस, necessarily mutual exclusive options, justifications, economic obligations, commitments, views। नेक्स्ट हेडिंग लिया मैंने सिलेक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, क्राइटेरिया, रिसोर्सेज, की कंसिडरेशंस, अनएक्सपेक्टेड आउटकम्स। नेक्स्ट हेडिंग है इंटीग्रल पार्ट, मॉनिटरिंग रिव्यू, न्यू रिस्क, ऑनगोइंग रिकॉर्ड रिव्यू, अवेयरनेस, रिमेनिंग रिस्क। तो ये चीज़ें हैं जो सिलेक्शन ऑफ रिस्क ट्रीटमेंट ऑप्शंस के अंदर ली हैं। अब यहाँ पे बेसिकली कैटेगराइज कर रहा है या फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रिस्क ट्रीटमेंट ऑप्शंस के रिस्पेक्ट में
किस बेसिस में एक रिस्क ट्रीटमेंट ऑप्शन को सेलेक्ट किया जाना चाहिए और क्या-क्या कंस्ट्रेंट्स होंगे जो हमें एक सही रिस्क ट्रीटमेंट ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में हमें लेना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए और हेल्प करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के सस्टेनेबल वे में आगे बढ़ने के लिए। इसमें जो सबसे पहली बात है कि जब हम सिलेक्शन की बात करते हैं रिस्क ट्रीटमेंट ऑप्शंस में से, तो हमें बैलेंस करना होता है कि पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या हैं, जिसमें हम जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो अचीव करना चाहते हैं हम थ्रू रिस्क ट्रीटमेंट को हम कंपेयर करते हैं, बैलेंस करते हैं, वेट चेक करते हैं, जो कॉस्ट इन्वॉल्व है रिस्क ट्रीटमेंट की, एफर्ट्स हाँ लगेंगे या फिर किसी तरह का डिसएडवांटेज है इम्प्लीमेंटेशन को लेके उसके साथ, क्योंकि कॉस्ट जो है वो बहुत बड़ा कंसर्न है। इसमें नंबर ऑफ रिसोर्सेज के बेसिस पे कॉस्ट लगती है, लेबर लगता है और इन सारी कॉस्ट को हम क्यूमुलेटिव वे में आइडेंटिफाई करते हैं और उसके साथ बैलेंस करते हैं कि जो वर्थ है ऑब्जेक्टिव जो हम प्रूव अचीव करना चाहते हैं रिस्क ट्रीटमेंट के साथ, वो हम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जो कॉस्ट ऐसा तो नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ रही है वो हमारी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं रिस्क ट्रीटमेंट को करने के या फिर पर्टिकुलर ऑप्शन को सेलेक्ट करने की, वो जस्टिफाइड है कि नहीं है। तो ये एक बेसिकली मैनेजमेंट का डिसीजन होता है जब ये कंपैरिजन जो है, बैलेंसिंग जो है ऑब्जेक्टिव्स का विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट, और ये जो कॉस्ट है वो मतलब क्यूमुलेटिव है, डिफरेंट चीज़ों की वजह से इम्प्लीमेंटेशन की जो नीड है ट्रीटमेंट के रिस्पेक्ट में उससे आती है, उसको कंपेयर करते हैं हम। तो इस तरह से हमें रिस्क ट्रीटमेंट ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है जो हमें जो बैलेंस वे में हमें मिले, या फिर जो कंपेरेबल हम जब कंपेयर करते हैं जो पर्टिकुलर एक ट्रीटमेंट ऑप्शंस, तो वो हमें कॉस्ट इफेक्टिव मिले। तो इस चीज़ के बारे में स्टैंडर्ड पहली बात कहता है, तो आपको ध्यान रखना है कि बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारी ऑर्गेनाइजेशंस कहीं ना कहीं एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क कर रही हैं, ठीक है, और आपका जो भी कंस्ट्रेंट है उसके अकॉर्डिंग ये बैलेंसिंग को ध्यान में रख के वर्क करना है जब भी आप सिलेक्शन के लिए जाएं रिस्क ट्रीटमेंट ऑप्शंस के थ्रू। नंबर ऑफ आपके पास ऑप्शंस हो रिस्क ट्रीटमेंट के उस सिनेरियो में, तो जो आपको मोस्ट ऑप्टिमल मिले इन सब चीज़ों को करने के बाद उसको आप सेलेक्ट करिए एज अ रिस्क ट्रीटमेंट ऑप्शन। साथ ही साथ जो नेक्स्ट बात यहाँ पे बात कहता है कि जो स्टैंडर्ड वो है कि रिस्क ट्रीटमेंट ऑप्शन जो है, और ये ज़रूरी नहीं है कि वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हो या फिर अप्रोप्रिएट हो सारी तरह के सरकमस्टांसेस में, ठीक है। तो इस बात को आपको अच्छे से समझना है कि ज़रूरी नहीं है कि मतलब जब आप बैलेंस करते हो तो कुछ रिस्क इस तरह की होती हैं, अगर वो स्टैच्यूटरी बॉडी की कोई रिक्वायरमेंट है, रेगुलेटरी बॉडी की कोई रिक्वायरमेंट है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह की है, या फिर इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट है, या फिर इंटरनल है कि आपको वो रिस्क को ट्रीट करना ही करना है, तब तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट ऑप्शन है उसको। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी हो सकती हैं जहाँ पे वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो या फिर अप्रोप्रिएट ना हो सारी तरह के सर्कमस्टांसेस में, तब भी आपको वो ऑप्शंस लेना पड़ सकता है रिस्क ट्रीटमेंट का। ये कंडीशनल है, इसका आपको ध्यान रखना है। इस पर्टिकुलर कंडीशन में नेसेसिटी है किसी पर्टिकुलर रिस्क ट्रीटमेंट ऑप्शन को अप्रोप्रिएट समझना या फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव समझना और उसको फर्दर आगे फर्दर एग्जीक्यूट करना, तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद जो
स्टैंडर्ड ऑप्शंस बताता है कि जो रेटिंग की ऑप्शन है रिस्क को लेके वो एक से ज़्यादा हो सकती हैं, उससे कुछ एग्जांपल देता है स्टैंडर्ड। तो उसमें पहला जो एग्जांपल है वो है रिस्क को अवॉइड करना। इसमें हम डिसीजन लेते हैं, हम स्टार्ट करते हैं किसी चीज़ को या फिर कंटिन्यू करते हैं एक्टिविटी को जो हमें रिस्क में प्रेजेंट रहता है, और रिस्क जनरेट होगा उसमें हम जानते हुए भी उस रिस्क को अवॉइड करते हैं उस कंडीशन में, रिस्की कंडीशन में। अब जो एक्टिविटी है बिजनेस की, ऑर्गेनाइजेशन की, उसको रन करते हैं। तो ये एक ऑप्शन है जो हमें रिस्क ट्रीटमेंट के रिस्पेक्ट में मिलता है। सेकंड जो ऑप्शन है उसमें बात होती है कि हम रिस्क लेके परस्यू करते हैं, मतलब साथ साथ चलते हैं एक ऑब्जर्विंग मैनर में, वर्क को एक्सिक्यूट करने के साथ साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और जो हमारा फर्दर हमारा रिस्क को लेके चलने का ये है कि उसको हम इस तरह से चेज कर रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं कि वो किसी ना किसी दिन अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये अपॉर्चुनिटी हमने डिटरमाइन किया है, डिसाइड किया है, या प्लान किया है, या हमारी डिसीजन मेकिंग के थ्रू निकल के आया है कि ये कभी ना कभी आफ्टर टाइम पीरियड ये अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन आ सकती है एज ऑप्शन। जैसे कि आप समझ सकते हो, आप जब भी रिस्क, मैं मतलब मेरी जो एग्जांपल है वो रिस्क जो है, आप अगर उसको सप्रेस कर पाते हो, मिटिगेट कर पाते हो, तो वो अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह का कोई सिनेरियो होता है तो आप उस कंडीशन में अपॉर्चुनिटी को परस्यू करते हो, और जो रिस्क है उसको अ, अपने वर्क में, अपने सिस्टम में रहने देते हो, बढ़ने देते हो। लेकिन एक समय के बाद आपको ये पता है कि उसको हम अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर ले जाएंगे। इस तरह की एक ऑप्शन मिल सकता है आपको रिस्क ट्रीटमेंट का। थर्ड जो ऑप्शन मिलता है रिस्क ट्रीटमेंट का वो है जो रिस्क का सोर्स है उसी को रिमूव करना। है तो कोई पर्टिकुलर सोर्स है, वो किसी भी तरह का सपोर्ट हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में, या फिर इंटरनल एक्सटर्नल कोई इशू हो सकता है कॉन्टेक्स्ट के रिस्पेक्ट में, तो उसको आप रिमूव करने की बात करते हो एज अ रिस्क ट्रीटमेंट ऑप्शन। नेक्स्ट जो बात आती है ऑप्शन के अंदर रिस्क ट्रीटमेंट के, जो लाइकलीहुड है उसको चेंज करने की बात है। कि लाइकलीहुड का हमने डेफिनेशन पढ़ा था, टर्म्स एंड डेफिनेशन है बताया था मैंने। जो लाइकलीहुड है रिस्क का, वो किस वजह से आ रहा है, वो जो पूरा सिनेरियो है उसके रेज होने का, उस रिस्क पर्टिकुलर उस सिनेरियो को उसकी लाइकलीहुड के रिस्पेक्ट में आप चेंज करने की कोशिश करते हो थ्रू अ रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। नेक्स्ट जो बात है एज अ ऑप्शन वो है कॉन्सिक्वेंसेस है उसको चेंज करने की बात कहते हैं आप। तो जो पर्टिकुलर रिस्क है उसकी वजह से जो भी डेविएशन, एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं आपको अपने सिस्टम के अंदर, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो जो इम्पैक्ट है, इफेक्ट है रिस्क के रिस्पेक्ट में, और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं वो आप मिटिगेट करने की कोशिश करते हो, चेंज करने की कोशिश करते हो, सप्रेस करने की कोशिश करते हो टू अ रिस्क ट्रीटमेंट प्रोसेस। तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट जो बात है उसमें है कि शेयरिंग द रिस्क की बात है, कि जो रिस्क है वो आप शेयर करते हो रिस्क ट्रीटमेंट के थ्रू कॉन्ट्रैक्टर के साथ, या फिर इंश्योरेंस कंपनी के साथ इंश्योरेंस आप लेके उस पर्टिकुलर ऑपरेशंस के लिए, या अपनी कंपनी के रिस्पेक्ट में, जिससे आप अपने को एश्योर्ड मानते हो उस रिस्क से। ये रिस्क हो सकती है कोई क्लाइमेट से रिलेटेड रिस्क हो सकती है, किसी थेफ्ट से रिलेटेड हो सकती है, या साइबर अटैक से रिलेटेड हो सकती है, इस तरह की इन्वायरमेंटल या फिर नेचुरल कॉज की वजह से हो सकती है। तो इस कंडीशन में आप शेयरिंग द रिस्क की बात करते हो एज रिस्क ट्रीटमेंट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट जो बात है इसमें ऑप्शन है कि रिस्क को आप रिटेन करते हो बाय इन्फॉर्म डिसीजन। ठीक है, कि आपकी एक डिसीजन मेकिंग होती है कि कोई किसी तरह का ऑब्लिगेशन नहीं है हमारी कंपनी के ऊपर, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, और
किसी तरह का हमारा जो म्यूचुअल कंसेंट है सारी तरह के इंटरेस्टेड पार्टीज को लेके इसके रिगार्डिंग उस पर्टिकुलर कंडीशन में ये डिसाइड करते हो आप कि हमें इस रिटेन करना है इस रिस्क को, अब हम इस रिस्क का कुछ नहीं कर सकते हैं और इसी वे में आगे चलना है। और जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो डेविएट जो होने हैं के हिसाब से हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को मोल्ड करेंगे, चेंज करेंगे, क्योंकि रिस्क को हम रिस्क का कुछ नहीं कर सकते, हमें रिस्क को रखना ही पड़ेगा। ऐसी कुछ सरकमस्टांसेस निकल के आती है आपके यहाँ। तो ये चीज़ है। और जो ऑप्शंस की हमने बात करी रिस्क ट्रीटमेंट के रिस्पेक्ट में, नेक्स्ट जो बात आती है वो जस्टिफिकेशन की। में जस्टिफिकेशन इस तरह का है कि जो रिस्क ट्रीटमेंट का हम सिलेक्शन करते हैं उसका जस्टिफिकेशन वो स्टैंडर्ड कहता है कि सोली इकोनॉमिकल नहीं हो सकता है, कि हमने इकोनॉमिकल वे में एक रिस्क ट्रीटमेंट ऑप्शन को सेलेक्ट किया, तो ये एक जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता है। इसमें अलग डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। जब हम एक रिस्क ट्रीटमेंट को सेलेक्ट करते हैं ऑप्शन को, उसमें ऑब्लिगेशंस हो सकते हैं, वॉलंटरी कमिटमेंट हो सकते हैं और इंटरेस्टेड पार्टीज के व्यूज हो सकते हैं। या तो ये सब इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं। इकोनॉमिक के साथ साथ हमें ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना है या फिर हमारे कुछ वॉलंटरी कमिटमेंट खुद के हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, उसको फुलफिल करना है। हमारे कोई इंटरेस्टेड पार्टी का व्यू है, हमारे कस्टमर है, उसमें रेगुलेटरी बॉडी है, ट्रेजरी बॉडी है, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल करने के लिए हमें ये पर्टिकुलर रिस्क ट्रीटमेंट ऑप्शन को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये सारे मतलब कंबाइंड मैनर में डिसीजन मेकर होते हैं जब आप एक पर्टिकुलर रिस्क ट्रीटमेंट ऑप्शंस के लिए जाते हैं। इसके साथ ही जो भी आपने रिस्क ट्रीटमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट किया है उसमें आप हम ध्यान देना होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव हैं, रिस्क क्राइटेरिया आपने आइडेंटिफाई किया था, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी थी, कैपेसिटी थी, उसको आपको इवेलुएट कर लेना है और मैच कर लेना है जो भी आप इस ट्रीटमेंट ऑप्शंस के लिए जा रहे हो। ठीक है, तो ऑब्लिगेशन तो है ही। हमने जो इकोनॉमिक और कंपेयर किया इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन, वॉलंटरी कमिटमेंट और इंटरेस्टेड पार्टीज के व्यू को, इनके साथ साथ ये मैच करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जो ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग हो, इस क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग हो और अवेलेबल रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग हो जो इस ट्रीटमेंट ऑप्शन हम सेलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो बात आती है कि और सारी क्या चीज़ें हैं जो हमें कंसीडर करनी होती हैं जब हम रिस्क ट्रीटमेंट ऑप्शंस के लिए जाते हैं। तो उसमें पहली चीज़ है कि वैल्यूज़ को हमें कंसीडर करना है, परसेप्शंस को कंसीडर करना है और पोटेंशियल इन्वॉल्वमेंट को कंसीडर करना है स्टेक होल्डर की, जिसमें कि हम उनसे कंसल्ट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। जो रिस्क ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास निकल के आए हैं में से सिलेक्शन के लिए एक पर्टिकुलर ऑप्शन को रिस्क ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, तो उसमें हम उसकी वैल्यूज़ जो है वो हम उनसे कम्युनिकेट करेंगे कि उनकी कहाँ पे वैल्यू वो ज़्यादा देखते हैं कि जनरेट होगी, हिट होगी, या फिर हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे वैल्यूज़ को। जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हमारे साथ इन्वॉल्व है, इंटरनल या एक्सटर्नल, उनका परसेप्शन क्या है, उनका व्यू क्या है उस पर्टिकुलर रिस्क ट्रीटमेंट ऑप्शंस के रिस्पेक्ट में। साथ ही साथ उनका इन्वॉल्वमेंट किस तरह का होगा पर्टिकुलर रिस्क ट्रीटमेंट ऑप्शंस के रिस्पेक्ट में। तो ये जो वैल्यू है, परसेप्शन है और पोटेंशियल इन्वॉल्वमेंट है इंटरेस्टेड पार्टीज का, वो हमें थॉरोली रिव्यू कर लेना है उनके साथ मिलकर, थ्रू कम्युनिकेशन, थ्रू कंसल्टेशन, जिससे कि ये एक फर्दर स्टेप्स इंश्योर हो सके हम सही डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, सही सिलेक्शन कर रहे हैं रिस्क ट्रीटमेंट का। इसके साथ ही इस तरह की कंडीशन भी जनरेट हो सकती है जब हम वैल्यू परसेप्शन और पार्शियल पोटेंशियल इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे हैं इंटरेस्टेड पार्टीज की, कि कुछ जो रिस्क ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं उसमें से कुछ ऑप्शंस सेम हमें रिजल्ट दे रहा हो, सेम इफेक्टिव हो वो,
लेकिन उसमें से भी कुछ पर्टिकुलर जो रिस्क ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो दूसरे के कंपैरिजन में इंटरेस्टेड पार्टीज को जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो इस तरह के सिनेरियो के ऊपर भी काम कर लेना है जब डिसीजन मेकिंग करें, सिलेक्शन करें रिस्क ट्रीटमेंट ऑप्शंस में से। इसके नेक्स्ट जो स्टैंडर्ड हमें एडवाइस करता है इस पर्टिकुलर सब क्लॉज में कि जो रिस्क ट्रीटमेंट है वो अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया हो और इम्प्लीमेंट किया गया हो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो एक्सपेक्टेड आउटकम हो वो हमें मिल जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। इस तरह की कंडीशन हो सकती है सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिज़ाइन थी, इम्प्लीमेंटेड थी, लेकिन आउटकम्स जो हमने एक्सपेक्ट किए थे इस ट्रीटमेंट के थ्रू वो हमें नहीं मिले और उसकी जगह पे हमें कुछ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस दिखने को मिल रहे हैं, कुछ डाइवर्जन मिल रहा है जो आउटकम हमने एक्सपेक्ट किए थे उससे। उस केस में जो मॉनिटरिंग है, रिव्यू बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। जो हमने की थी रिस्क ट्रीटमेंट को इम्प्लीमेंट करते वक्त जो कि हमें एज अ इंटीग्रल पार्ट हेल्प करेगी फर्दर उसको कुछ नए ट्रीटमेंट के प्लान लेके हम उसको ट्रीट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर अनइंटेंडेड सर्कमस्टांसेस को, कॉन्सिक्वेंसेस को। तो ये ध्यान रखना है कि जो मॉनिटरिंग और रिव्यू इम्पॉर्टेंट है जब भी इस तरह की हमें सिनेरियोज देखने को मिलते हैं, जब हम एक्सपेक्टेड आउटकम्स को नहीं अचीव कर पाते हैं वेल डिजाइंड एंड इम्प्लीमेंटेड इस ट्रीटमेंट ऑप्शन के थ्रू। तब वहाँ पे भी जो मॉनिटरिंग और रिव्यू है वो हमें एश्योरेंस देता है कि हम फर्दर उस जो एडवर्स इफेक्ट या फिर डाइवर्जन है एक्सपेक्टेड आउटकम से उसको किसी नए रिस्क ट्रीटमेंट ऑप्शन के थ्रू हम ओवरकम कर पाएंगे और जो हमारी नीड है उसको फुलफिल कर पाएंगे, जो आउटकम्स हैं उसको अचीव कर पाएंगे और एक इफेक्टिव रिस्क ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाएंगे। इसका ध्यान रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट बात आती है कि रिस्क ट्रीटमेंट का जब हम करते हैं तो उस समय हमें कुछ नए तरह के रिस्क भी देखने को मिल सकते हैं। उस कंडीशन के लिए हमें तैयार रहना है और उसको मैनेज करना पड़ सकता है। वो सारे वो फिर हम यही साइकिल फॉलो करेंगे। तो रिस्क की क्राइटेरिया की बात की थी हमने, फिर आइडेंटिफिकेशन की बात की थी, फिर हमने एनालिसिस की बात की थी, इवेल्युएशन की बात की थी, ट्रीटमेंट की बात करी थी। तो अगर हमें रिस्क को ट्रीट करते वक्त अगर कोई नया रिस्क दिखता है, मिलता है, तो उसको भी हमें इसी साइकिल के थ्रू मैनेज करना है। उसके लिए तैयार रहना होगा आपको जब भी आप रिस्क ट्रीटमेंट के लिए जाएं। नेक्स्ट जो बात आती है कि ऐसी कोई कंडीशन हो सकती है कि कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन ना अवेलेबल हो रिस्क के रिस्पेक्ट में, या फिर जो हमने ट्रीटमेंट किया है वो सफिशिएंट नहीं रहा रिस्क को मॉडिफाई करने के लिए, उसको टेक केयर करने के लिए। उस केस में जो मॉनिटरिंग और उसका रिव्यू है उसको हमें रिकॉर्ड के फॉर्म में मेंटेन करना है, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में, और उसको फर्दर ऑनगोइंग मैनर में रिव्यू करते रहना है जिससे कि कोई अगर फ्यूचर में पॉसिबिलिटी हमें दिखती है, कोई हमारी मेथडोलॉजी इस तरह की डेवलप होती है, कोई हमारी टेक्निक इस तरह की डेवलप होती है पर्टिकुलर इसको इन फ्यूचर हम टेक केयर कर सकते हैं अपनी रिकॉर्डिंग अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो हम वहाँ पे उसको डील कर सकें। लेकिन उसके लिए ऑन गोइंग रिव्यू और रिकॉर्डिंग जो है वो ज़रूरी है। तभी हम आफ्टर टाइम पीरियड अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज उस तरह से बिल्ड होती है तो हम उसको फ्यूचर टेक केयर कर सकते हैं। इसके साथ ही एक सिनेरियो इस तरह का हमें देखने को मिलता है कि जो रिस्क है वो पूरी तरह से नहीं ख़त्म हुआ है, कुछ रिमेनिंग रिस्क रह गया है। तो हमने रिस्क ट्रीटमेंट के थ्रू हम रिस्क को मिटिगेट कर रहे थे, एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे। उस उस दौरान कुछ मतलब रिमेनिंग रिस्क हमें रह गया है, उसको हम ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। ये जो रिमेनिंग रिस्क है इसको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करना है। साथ ही साथ इसकी अवेयरनेस हमें शेयर करनी है कि किस तरह की जो रिस्क रह गई है उसका क्या नेचर है
क्या उसका एक्सटेंट है, ठीक है, क्या उसका रेंज है, सारी इंफॉर्मेशन, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, फर्दर लाइक्लीहुड उसके क्या हैं, सिनेरियोज क्या है उसके, ये सारी चीज़ें हमें कम्युनिकेट करनी है, डॉक्यूमेंट करनी है। कम्युनिकेट हम स्टेक होल्डर के साथ करेंगे, जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्वॉल्व हैं या रिस्पेक्टिव है उसके रिस्पेक्ट में उसके उनके साथ, और साथ ही साथ डॉक्यूमेंटेशन करने के हमें फर्दर जो एग्जिस्टिंग या फिर रिमेनिंग रिस्क रह गया है उसको मॉनिटर करते रहना है, रिव्यू करते रहना है, और जिससे कि हम फर्दर उसका जब भी हमें हमारी कैपेसिटी हो या फिर कैपेबिलिटी हो या फिर हम मेथडोलॉजी उसको ट्रीट करने के लिए डेवलप कर पाते हैं, तो हम उसका फर्दर ट्रीटमेंट कर सकें। ये सारी चीज़ें थी जो बेसिकली हमने इस पर्टिकुलर क्लास में सिलेक्शन ऑफ रिस्क ट्रीटमेंट ऑप्शन के रिस्पेक्ट में समझी। अब नेक्स्ट सब क्लास के अंदर चलते हैं, इस ट्रीटमेंट के ही, इसमें है प्रिपेयरिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग रिस्क ट्रीटमेंट प्लान। इसमें मैंने फर्स्ट हेडिंग ली है हाउ टू इम्प्लीमेंट, अंदर कीवर्ड है ऑर्डर, कंसल्टेशन, अंडरस्टूड, मॉनिटर। सेकंड हेडिंग है इंक्लूड, रेशनल सिलेक्शन, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, एक्शंस, रिसोर्सेज, मेजर, कंस्ट्रेंट्स, रिपोर्टिंग, डैश मॉनिटरिंग, टाइम फ्रेम। ये सारे कीवर्ड्स मैंने लिए हैं। अब हमने आइडेंटिफिकेशन की बात कर ली, अब हमारा प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए और इम्प्लीमेंटेशन कैसा होना चाहिए रिस्क ट्रीटमेंट प्लान के रिस्पेक्ट में, वो चीज़ें यहाँ समझेंगे। सबसे पहले हम पर्पस समझ लेते हैं इस पर्टिकुलर क्लॉज का। तो जो हमने सिलेक्शन किया है रिस्क मैनेज ट्रीटमेंट ऑप्शंस में से एक पर्टिकुलर ऑप्शन का, तो किस प्लान के थ्रू कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड स्केल एडवाइस करता है, गाइड करता है क्या तरीका होना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन का एक पर्टिकुलर रिस्क ट्रीटमेंट ऑप्शन जब हम इम्प्लीमेंट करने जाते हैं। इसमें हमें ध्यान देना होता है जो अरेंजमेंट्स हैं, जो भी उसकी क्रिटिकलिटी है उस पर्टिकुलर रिस्क ट्रीटमेंट ऑप्शन की, वो जो भी रिस्पेक्टिव पर्सन उसको टेक केयर करने जा रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू एक इंडिविजुअल एक्टिविटी में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो अच्छी तरीके से उसके बारे में समझ गए हों। साथ ही साथ जो उसका मॉनिटरिंग है, प्रोग्रेस है, वो अगर समझेंगे तभी वो इसको अच्छे तरीके से फर्दर एक्सिक्यूट कर पाएंगे। जो मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट है, जो हमें गाइड करेगा, जो हमारा ट्रीटमेंट का आउटकम निकल के आएगा उसके लिए, जो हमारे एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं या फिर जो भी उसके फर्दर डिसीजन मिलते हैं आगे के लिए, जो भी उसका रोड मैप मिलता है उसकी तरफ हम डिसाइसिव वे में आगे जा सकेंगे। के लिए हमारे पास एक प्लान होना ज़रूरी है। इसमें हमें जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी होनी चाहिए, साथ ही साथ अ, जो प्रोग्रेस है वो अच्छे तरीके से मॉनिटर हो, उस समझ के साथ इस चीज़ का हमें ध्यान देना होता है। साथ ही साथ ये चीज़ है कि जो ऑर्डर होगा इम्प्लीमेंटेशन का वो स्टेप वाइज होना चाहिए, स्टेज वाइज होना चाहिए। इसमें हमें ये स्टेप्स, ये स्टेजेस क्लियरली आइडेंटिफाई करने होते हैं इम्प्लीमेंटेशन के रिस्पेक्ट में, जो कि बहुत ज़रूरी है एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए। जो भी रिस्पेक्टिव टीम हम इन्वॉल्व करने जा रहे हैं एक रिस्क ट्रीटमेंट ऑप्शन को लेके, ये चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देनी है जब हम रिस्क ट्रीटमेंट प्लान की बात करेंगे, प्रिपरेशन की बात करेंगे, उसके इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट बात आती है, जो ट्रीटमेंट प्लान है उसे हमें इंटीग्रेट करना है जो भी मैनेजमेंट के प्लान्स हैं और या फिर जो प्रोसेसेस हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके साथ ही साथ, ठीक है, और उसमें हमें हेल्प लेनी है, कंसल्टेशन लेनी है, कम्युनिकेशन करना है, जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज इन्वॉल्व है रिस्पेक्टिव पर्टिकुलर ट्रीटमेंट ऑप्शन के रिस्पेक्ट में, वो उनकी जिनकी भी ज़रूरत पड़ेगी इंटरेस्टेड पार्टी का, उनके साथ ये कम्युनिकेशन, ये कंसल्टेशन होना चाहिए, जिससे कि जो ट्रीटमेंट प्लान है वो अच्छी तरीके से इम्पैनल हो जाए, इंक्लूसिव हो जाए
और इंटीग्रेटेड हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन पे ध्यान देना है इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ, तभी जाके वो जो हमारा ऑप्टिमल लेवल की जो हमारी रिक्वायरमेंट है रिस्क मैनेजमेंट को लेके, या जो इसकी क्रिटिकलिटी है उसको हम अ, पूरी तरह से एक तरह से वैलिडेट कर पाएंगे, और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है रिस्क मैनेजमेंट को लेके, रिस्क ट्रीटमेंट को लेके, वो हम अचीव कर पाएंगे। के लिए ये इंटीग्रेशन ज़रूरी है। और यहाँ पे एक चीज़ और है, हम जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस है उसमें इंटीग्रेट कर रहे हैं, मैनेजमेंट प्लान के साथ कर रहे हैं, तो जो हमारी जो रनिंग एक्टिविटीज़ हैं जो कॉन्टिन्यूस मैनर में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चल रही हैं, के साथ इनको इंटीग्रेशन की बात है कि जिससे कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो उसका बर्डन एक्स्ट्रा ना बने, और साथ ही साथ एक स्मार्ट वे में हम चीज़ों को मैनेज कर पाएँ, जो हमारी रेगुलर एक्टिविटीज़ हैं उसको भी डिलीवर कर पाएँ, साथ ही साथ जो रिस्क ट्रीटमेंट की चीज़ें हैं उसको भी हम इम्प्लीमेंट और इंटीग्रेट कर सकें, और जो मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट है, रिकॉर्डिंग की रिक्वायरमेंट है, प्रोग्रेस की रिक्वायरमेंट है, रिस्क ट्रीटमेंट के रिस्पेक्ट में उसको भी अचीव कर सकें। इसके साथ ही कुछ एग्जांपल स्टैंडर्ड बताता है, तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। हम जब ट्रीटमेंट प्लान की बात करेंगे उसमें क्या क्या होनी चाहिए, ये इंफॉर्मेशन बेसिकली हम अपने इंटरेस्टेड पार्टीज को बताएंगे, जो भी रिस्पेक्टिव हमने बात करी इन्वॉल्व होंगे रिस्क ट्रीटमेंट ऑप्शन से रिलेटेड। उसमें है रेशनल ऑफ सिलेक्शन की बात है, कि जो भी ट्रीटमेंट ऑप्शन सेलेक्ट किया है उसकी जो डिटेल है, बारीकियां हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, डू एंड डोंट्स हैं, वो सारी हमें बतानी है। और साथ ही साथ जो बेनिफिट्स हैं उससे मिलेंगी, उस ट्रीटमेंट प्लान को इम्प्लीमेंट करने से, इंटीग्रेट करने से, वो भी हमें जानकारी शेयर करनी है। सेकंड जो बात है इसमें है, तो उसमें अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है, जिसमें अप्रूवल्स हैं, इम्प्लीमेंटेशन है, कि ये चीज़ें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में होगी, अप्रूविंग और इम्प्लीमेंटेशन की। अकाउंटेबिलिटी कौन रखेगा, जो अप्रूवल का है, फिर इम्प्लीमेंटेशन है उसकी अकाउंटेबिलिटी इस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर, कौन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप डेजिग्नेट करोगे, किसको दोगे, ये इंफॉर्मेशन भी आपको प्लान के अंदर देनी है। थर्ड जो बात आती है एज ए इंफॉर्मेशन हमें ट्रीटमेंट प्लान के अंदर देनी है, वो है प्रपोज्ड एक्शन की बात है, कि प्रपोज्ड एक्शन क्या होंगे, एक्टिविटी वाइज, स्टेज वाइज, स्टेप वाइज। जब हम इम्प्लीमेंटेशन के लिए जाएंगे ट्रीटमेंट प्लान को लेके एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट ऑप्शन के रिस्पेक्ट में, तो वो एक्शंस क्या होंगे स्टेज वाइज और स्टेप वाइज, उसकी डिटेल हमें देनी है, ऑर्डर डिफाइन करना है उसमें। फोर्थ जो बात आती है कि रिसोर्स की कौन से रिक्वायर्ड होंगे इम्प्लीमेंटेशन के लिए, इंटीग्रेशन को लेके, और साथ ही साथ रिसोर्स के रिस्पेक्ट में हमारे पास कंटीजेंसी प्लान भी होना चाहिए, कि किसी एडवर्स इफेक्ट में रिसोर्स के रिस्पेक्ट में कोई एडवर्स सिनेरियो जनरेट होता है, तो हमारे पास कंटीजेंसी प्लान भी होने चाहिए, तो इसको भी हमें प्लान के अंदर इंक्लूड करना है। नेक्स्ट जो बात आती है कि मेजर्स क्या होंगे परफॉर्मेंस के, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हमें ऐड करने हैं, कि हम कैसे इवेलुएट करेंगे, मॉनिटर करेंगे, मेजर करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे परफॉर्मेंस, हमें नोट करना है, या फिर आफ्टर टाइम पीरियड, या जो भी हमने प्लान वे में मेजरमेंट करने का सिनेरियो बनाया है वो क्या होगा, तो ये इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी, और एज अ परफॉर्मेंस मेजर आपको एज अ इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी है, बनानी है ट्रीटमेंट प्लान के अंदर। नेक्स्ट जो बात आती है एज अ इंफॉर्मेशन हमें प्लान के अंदर ऐड करनी है, वो है कंस्ट्रेंट की बात। कंस्ट्रेंट क्या क्या हो सकते हैं जब हम इम्प्लीमेंटेशन के लिए जाएं, इंटीग्रेशन के लिए जाएं, तो कंस्ट्रेंट क्या क्या हो सकते हैं, और उसके सिनेरियो में कुछ फर्दर ऑप्शंस हैं प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए,
या इंटीग्रेशन के लिए, तो उसके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशंस होने चाहिए। नेक्स्ट जो बात आती है एज ए इंफॉर्मेशन, जब हम ट्रीटमेंट प्लान की बात करते हैं कि जो रिपोर्टिंग होगी, जो परफॉर्मेंस मेजर्स हैं, उसकी रिपोर्टिंग, उसकी मॉनिटरिंग कब कब करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें, और कौन करेगा, इसको रिपोर्ट करना है, चैनल क्या होगा कम्युनिकेशन का, पर्टिकुलरली रिस्क मैनेजमेंट को लेके, तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी आपको ट्रीटमेंट प्लान के अंदर रखनी है। लास्ट जो बात आती है इसमें, जो इंफॉर्मेशन हमें देनी है रिस्क ट्रीटमेंट प्लान के रिस्पेक्ट में, वो है में अंडरटेकन और कंप्लीटेड की बात है। इसमें कि जो एक्शन हमने एक ऑर्डर में प्लान किए थे, स्टेज वाइज, स्टेप वाइज, वो किस पर्टिकुलर टाइम में या किस पर्टिकुलर पोजीशन में कंप्लीट हो जाएंगे, वो भी हमें प्लान के अंदर इंक्लूड करना है। साथ ही साथ उस पर्टिकुलर एक्शन को कब हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसको, ये डिटेल भी हमें प्लान के अंदर ऐड करनी होगी। ये सारी चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस करी अभी तक। बेसिकली रिस्क ट्रीटमेंट को लेके यहाँ पे चीज़ें कंप्लीट होती हैं। रिस्क ट्रीटमेंट का क्लॉज फुली आप समझ गए होंगे, चीज़ें नोट कर लेना आप, ठीक है, चीज़ों को रिवाइज करके समझने की कोशिश करना, और कोई इनको रिक्वायरमेंट हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो दिए हुए कांटेक्ट डिटेल्स पे, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो, ठीक है। आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्लॉज है वो है 6.6 में हम बात करेंगे मॉनिटरिंग एंड रिव्यू की। इसके अंदर जो मैंने कीवर्ड ली हैं वो है एश्योर एंड इम्प्रूव, प्लान्ड पार्ट, डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोसेस ऑल स्टेजेस, इंक्लूड्स, इसके अंदर हेडिंग ली है मैंने एक, इसके अंदर है प्लानिंग, गैदरिंग, एनालाइजिंग, रिकॉर्डिंग, प्रोवाइडिंग, और लास्ट है इनकॉर्पोरेटेड। तो ये 6.6 क्लॉज है। इस पर्टिकुलर सब क्लॉज का जो पर्पस है वो समझते हैं पहले। जो ओवरऑल इफेक्टिवनेस की बात है, क्वालिटी की बात है, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के रिस्पेक्ट में उसको एश्योर करना और जो इम्प्रूव करना है विद टाइम, वो थ्रू मॉनिटरिंग और रिव्यू हो सकता है। तो इसलिए ये फुल पर्पस है मॉनिटरिंग और रिव्यू का, को ध्यान में रखना है। मैंने बोला कि ये जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस जो है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, तो विद टाइम इम्प्रूवमेंट्स हम एक्सपेक्ट करते हैं रिव्यू के साथ साथ जो रिव्यू से चीज़ें निकल के आती है उसके बेस पे हम इसको इम्प्रूव करते रहते हैं। वो चाहे डिज़ाइन हो, चाहे इम्प्लीमेंटेशन हो, या आउटकम्स हो, डिफरेंट स्टेजेस का, डिफरेंट पार्ट्स का, डिफरेंट लेवल्स का। तो ये चीज़ें जो इम्प्रूवमेंट है, इफ़ेक्टिवनेस है, वो हम इसी मॉनिटरिंग और इसी रिव्यू के की हेल्प से ही कर सकते हैं। तो ये बेसिकली सोल पर्पस है मॉनिटरिंग एंड रिव्यू का, इसको ध्यान में रखना है। जो मॉनिटरिंग है वो पीरियोडिक रिव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से होनी चाहिए रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस का, और जो आउटकम निकल के आ रहे हैं वो हमारे प्लान पार्ट होने चाहिए रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस का, ये हमें ध्यान में रखना है। पीरियोडिक रिव्यू जो है वो ज़रूरी है मॉनिटरिंग के लिए, और जो रिव्यू है जिस जो बेसिकली हम आउटकम्स का करेंगे, जो हमारी मॉनिटरिंग से निकल के आए हैं, वो हमारे प्लान पार्ट में होना चाहिए, कि उसकी प्लानिंग होनी चाहिए कि हमें किस इस पर्टिकुलर स्टेज में, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, किस स्टेज में हमें जो मॉनिटरिंग के थ्रू आउटकम्स निकल के आए हैं उसका प्लान रिव्यू करना है। तो ये चीज़ें भी हमारी प्लानिंग के अंदर होनी चाहिए और हमें मॉनिटरिंग एंड रिव्यू में करनी करनी है। इसके साथ ही साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मॉनिटरिंग के रिस्पेक्ट में तो टेक केयर करने की, और जो रिव्यू है उसके रिस्पेक्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी हमें डिफाइन करके रखना है।
तो ये चीज़ें होनी चाहिए जब भी हम मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग की बात करें। और साथ ही साथ जो ये मॉनिटरिंग एंड रिव्यू है, वो स्टैंडर्ड कहता है कि सारे स्टेजेस में होने चाहिए जब हम एक रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। स्टेजेस मैंने डिफाइन किए हैं, जो हमने अभी ऑर्डर की बात करी थी, स्टेप्स की बात करी थी, एक्शंस के रिस्पेक्ट में। तो वो सारी जो स्टेजेस हैं उसके थ्रू आउट प्रोसेस के भी स्टेजेस हैं, उसमें जो मॉनिटरिंग एंड रिव्यू है वो साथ साथ चलेंगी। और क्या क्या चीज़ें मॉनिटरिंग एंड रिव्यू के अंदर आती हैं उसके बारे में स्टैंडर्ड बताता है कि किसी तरह की प्लानिंग है, गैदरिंग है, एनालाइजिंग है इंफॉर्मेशन का, तो उसे हमें मॉनिटरिंग के थ्रू इंक्लूड करना है। और रिकॉर्डिंग रिजल्ट्स हैं वो भी हमें इंक्लूड करना है। फीडबैक्स हैं तो मॉनिटरिंग के थ्रू निकल के आए हैं, उसे भी हमें इंक्लूड करना है। तो ये चीज़ें हैं जो बेसिकली एज अ इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग की हमें हमारे पास होनी चाहिए। और साथ ही साथ रिव्यू के रिस्पेक्ट में भी ये इंफॉर्मेशन काउंट होती है। ठीक है, क्योंकि रिव्यू जो हम करेंगे उसी से हमारी प्लानिंग इस्टेब्लिश होंगी। गैदरिंग जो है वो भी हमारे रिव्यू से निकल के आएगी, मॉनिटरिंग से निकल के आएगी। एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन है, उसकी भी इंफॉर्मेशन हमारी मॉनिटरिंग से निकल के आएगी और रिव्यू से निकल के आएगी। रिकॉर्डिंग है वो दोनों तरह से मॉनिटरिंग और रिव्यू से निकल के आएगा। और जो फीडबैक है वो हम मॉनिटरिंग डेटा के बेसिस पे लेंगे और उसके बेसिस पे ही हम रिव्यू करेंगे फीडबैक का। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो हमें मेंटेन करनी है, इंक्लूड करनी है जब भी हम मॉनिटरिंग और रिव्यू की बात करें और इस तरह के इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होंगे। और जो ये हमारे रिजल्ट्स निकल के आते हैं मॉनिटरिंग और रिव्यू का, उसके लिए स्टैंडर्ड कहता है इनको इनकॉर्पोरेट करना है। जो ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, अ, साथ ही साथ जो मेजरमेंट है, रिपोर्टिंग एक्टिविटी है, उसके अंदर जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होगा उसके बेसिस पे जो डिसीजन मेकिंग है उसमें उसका हम इनकॉर्पोरेट करें, इससे हम हेल्प ले सकें, इम्प्रूव कर सकें चीज़ों को। जो मेजरमेंट है उसमें इनकॉर्पोरेट करना है मॉनिटरिंग और रिव्यू को, जिससे हमारी एक साइकिल मेंटेन हो सके और एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े रिसोर्सेस का, लेबर का। और रिपोर्टिंग एक्टिविटी में भी हमें इनको इंक्लूड करना है, इससे प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल टाइमली मैनर में मेंटेन हो सके, चीज़ें इफिशिएंट और मोर इफेक्टिव बन सके। ये हमारा 6.6 क्लॉज था जो हमने डिस्कस किया। इसके बाद जो लास्ट क्लॉज है स्टैंडर्ड का और प्रोसेस का भी, वो है 6.7। इसमें बात होती है रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग की। इसके अंदर जो मैंने कीवर्ड लिया है वो एप्रोप्रिएट मैकेनिज्म। फर्स्ट हेडिंग ली है मैंने एम टू, के अंदर कीवर्ड है कम्युनिकेट, इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, इम्प्रूवमेंट, असिस्ट, इंटरेक्शन। सेकंड हेडिंग ली है मैंने अकाउंट डिसीजन ऑन इंफॉर्मेशन क्रिएशन, रिटेंशन, हैंडलिंग। सब हेडिंग है नॉन लिमिटेड, यूज, सेंसिटिव, कॉन्टेक्स्ट। और नेक्स्ट हेडिंग ली है मैंने इंटीग्रल पार्ट। इसके अंदर है गवर्नेंस, डायलॉग, क्वालिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीटिंग सपोर्ट। फैक्टर्स की बात है नेक्स्ट, उसके अंदर है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नीड्स, कॉस्ट, फ्रीक्वेंसी, टाइमलीनेस, मेथड, इंफॉर्मेशन, रिलेवेंस। तो अब हम इनको डिस्कस करते हैं लास्ट क्लॉज को, रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्डिंग जो है। इसके अंदर जो सबसे पहली बात है स्टैंडर्ड जो कहता है अप्रोप्रिएट मैकेनिज्म का, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग है वो एक अप्रोप्रिएट मैकेनिज्म के थ्रू हमें ऑपरेट करनी है या फिर होनी चाहिए। जब भी हम रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग की बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के रिस्पेक्ट में, तो ये एक रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग जो है वो एक मैकेनिज्म के थ्रू जो कि अप्रोप्रिएट हो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के रिस्पेक्ट में, के थ्रू ही हमें एक्सिक्यूट करनी है, जिससे कि हम जो बेनिफिट है रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग का वो ले सकें।
दूसरी बात जो होती है रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग का एम क्या है, उसकी बात स्टैंडर्ड में है। तो पहला एम जो है वो है कम्युनिकेट करना, एक साउंड कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना, जो भी रिस्क मैनेजमेंट की एक्टिविटी है और उसके आउटकम्स हैं वो थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सारे इंटरेस्टेड पार्टीज आते हैं उनके साथ। क्योंकि जो जितना अच्छा रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग होगा उतना फेयर मैनर में, उतना ट्रांसपेरेंट मैनर में और उतना ही कॉन्फिडेंट मैनर में आप कम्युनिकेट कर पाओगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जो भी आउटकम्स हैं, एक्टिविटी है, रिस्क मैनेजमेंट की प्रोग्रेस है के लिए। सेकंड जो बात आती है जो रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग से इंफॉर्मेशन जनरेट होगी वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगी, डिसीजन मेकिंग में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग अच्छी होनी इस चीज़ के लिए भी बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डिसीजन मेकिंग का फर्दर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के रिस्पेक्ट में, उसकी प्रोग्रेस के मैनर में। नेक्स्ट जो एम है रिपोर्टिंग और रिकॉर्डिंग का वो है इम्प्रूव करने का, जो हम डिसीजन मेकिंग से कॉन्फिडेंट मैनर में करेंगे, इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाएंगे रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ को, उसमें हमें हेल्प मिलती है। साथ ही साथ ये जो रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग है वो हमें असिस्ट करता है इंटरेक्शन के लिए, जो हमें अपने इंटरेस्टेड पार्टी से साथ करना है या फिर जिसको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेट की है या फिर अकाउंटेबिलिटी हमने एलोकेट की है अपने रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटी के रिस्पेक्ट में, प्रोसेस के रिस्पेक्ट में के साथ। और एक फेयर और कॉन्फिडेंट और ट्रांसपेरेंट डिस्कशन होता है इस कम्युनिकेशन का, इस इंटरेक्शन का। ये सारे हमारे एम थे जो रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग के रिस्पेक्ट में थे। नेक्स्ट जो बात आती है वो है डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन की, कि जो रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो डॉक्यूमेंट कैसे किए जाएं। उसमें क्रिएशन है, रिटेंशन है, हैंडलिंग है इन डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन का। इसके लिए पर्टिकुलरली हमें ध्यान में रखना है जो इम्पोर्टेंट है वो हमें इंफॉर्मेशन की सेंसिटिव को ध्यान में रखना है, या फिर दूसरी जो चीज़ें हैं वो है एक्सटर्नल इंटरनल कॉन्टेक्स्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको ध्यान में रखना है जब भी हम जो डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन है रिपोर्टिंग और रिकॉर्डिंग का को हम क्रिएट करने की बात कहते हैं, रिटेन करने की बात करते हैं, हैंडल करने की बात करते हैं, जिसके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं। तो जो डिसीजन होगा क्रिएशन, रिटेंशन और हैंडलिंग का डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन का, उसमें इन दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली जो सेंसिटिविटी है इंफॉर्मेशन की, और सेकंड है जो हमारे इंटरनल एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन का, उसके रिस्पेक्ट में ये चीज़ थी। इसको आपको फॉलो करना है, तो स्टैंडर्ड हमें बोलता है, एडवाइस करता है। नेक्स्ट जो है स्टैंडर्ड कहता है कि जो रिपोर्टिंग है वो इंटीग्रल पार्ट है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस का, ऑर्गेनाइजेशन का, ऑर्गेनाइजेशन के गवर्नेंस का, जिससे कि जो डायलॉग है उसकी क्वालिटी इम्प्रूव होती है, इन्हेंस होती है जब भी हम इंटरेस्टेड पार्टी के साथ कम्युनिकेट करते हैं सिनेरियो में। और ये सपोर्ट करता है रिपोर्टिंग हमें टॉप मैनेजमेंट और ओवरसाइट बॉडी को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर्स हैं उसके रिस्पेक्ट में, और साथ ही साथ कुछ चीज़ें एग्जांपल बताता है स्टैंडर्ड किस तरह से ये सपोर्ट करता है टॉप मैनेजमेंट और ओवरसाइट बॉडी को रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए, और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो रिपोर्टिंग में हमें इंक्लूड करने चाहिए उसके बारे में स्टैंडर्ड बताता है। पहली चीज़ है उसमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नीड की बात है और रिक्वायरमेंट की बात है कि डिफरेंट इंटरेस्टेड पार्टीज की डिफरेंट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नीड हो सकती है, रिक्वायरमेंट्स होती सकती है। उसको हमको ध्यान में रख के जो हमारी मैकेनिज्म होगी अप्रोप्रिएट उसको डेवलप करना है रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग को लेके। सेकंड जो है कॉस्ट, फ्रीक्वेंसी और टाइमलीनेस का ध्यान रखना है रिपोर्टिंग के रिस्पेक्ट में, कि हमारे ऊपर ओवर बर्डन न डाले या फिर ओवर बजट ना जाए या फिर
या बहुत इंक्रीज कर दे हमारा लेबर। इन सब चीज़ों से हमें एक एडिक्वेट, एक इफ़िशिएंट, एक ऑप्टिमल रिपोर्टिंग और रिकॉर्डिंग सिस्टम तैयार करना है। अप्रोप्रिएट मैकेनिज्म इसीलिए यहाँ पे यूज़ करता है स्टैंडर्ड वर्ड। नेक्स्ट जो बात है वो है मेथड ऑफ रिपोर्टिंग की। रिपोर्टिंग का मेथड क्या होगा, उसे हमें ध्यान में रखना है। जब हम इस चीज़ को डेवलप करें, क्रिएशन, हैंडलिंग, रिटेंशन की बात करें, तो हमारे पास मेथड, रिपोर्टिंग का मेथड होना चाहिए। जब हम एज ए इंटीग्रल पार्ट ऑर्गेनाइजेशन के गवर्नेंस के रिस्पेक्ट में देखते हैं इस चीज़ को, ये चीज़ें हमारे पास मेथड्स होने चाहिए रिपोर्टिंग के। लास्ट जो पॉइंट है इसके अंदर एज अ फैक्टर, रिलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, उसको हमें वेरीफाई करना है कि रिलेवेंसी क्या है इंफॉर्मेशन की विथ रिस्पेक्ट टू द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड डिसीजन मेकिंग। तो इस चीज़ को भी हमें फाइंड आउट करना है। इसके बेसिस पे जो इंफॉर्मेशन है उसको सेग्रीगेट करना है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है उस इंफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में। इसका एक हम सेटिस्फैक्ट्री तरीके से, साइंसी तरीके से फर्दर यूज़ कर सकें और ये कह सकें कि जो इंफॉर्मेशन है वो एडिक्वेट है फॉर फर्दर गवर्नेंस, फॉर फर्दर डिसीजन मेकिंग, फॉर फर्दर क्वालिटी ऑफ डायलॉग विद पार्टीज। ठीक है, और सपोर्ट कर सके टॉप मैनेजमेंट को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको मीट करने के लिए। तो ये हमारा लास्ट सब क्लॉज था जो हमने डिस्कस किया प्रोसेस के अंदर। प्रोसेस जो कि हमारी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है यहाँ पे इसके अंदर। और ये हमारा लास्ट सब क्लॉज था इस पर्टिकुलर क्लॉज का, साथ ही साथ इस स्टैंडर्ड का लास्ट सब क्लॉज था। तो यहाँ पे हमारी ट्रेनिंग वीडियो ख़त्म होती है। जो लास्ट हमारा इसमें एक बिब्लियोग्राफी है जो कि ISO, सॉरी IC 31010 के बारे में बताता है, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क असेसमेंट टेक्निक के बारे में। वो एक बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है। वो डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स को कवर करता है, डिफरेंट इंडस्ट्री की, डिफरेंट डिसिप्लिन्स के डिफरेंस मेथड्स को, टेक्निक्स को। जब हम रिस्क असेसमेंट के लिए जाते हैं, जैसे आपने फ्रीक्वेंटली FMEA की बात सुनी होगी ऑटोमोटिव में, पैरेटो चार्ट की बात सुनी होगी, और इस तरह से नंबर ऑफ टेक्निक्स हैं जो कि यूज होते हैं डिफरेंट डिसिप्लिन वाइज, डिफरेंट नीड वाइज, रिक्वायरमेंट वाइज। इसको हम किसी नेक्स्ट ट्रेनिंग वीडियो में कवर करेंगे एज IC 31010 ट्रेनिंग वीडियो। तो यहाँ पे मैं ट्रेनिंग यहाँ पे हमारी ख़त्म होती है। ये लास्ट स्लाइड आपको विजिबल है हमारी। इस पे आपको कोई हमारी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट हो, ट्रेनिंग से रिलेटेड, ऑडिटिंग से रिलेटेड, सर्टिफिकेशन से रिलेटेड, गाइडिंग से रिलेटेड, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। और ये हमारी कंपनी है एडिसन क्वालिटी रजिस्ट्रार EQR। हमारी टैगलाइन है द थर्ड पार्टी एक्सपर्ट, और ये हमारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ इस ट्रेनिंग सेशन को। मैं 3 पार्ट्स में ISO 31000 2018 वर्जन को कंप्लीट किया, और आप पूरा इस तीनों पार्ट्स को अटेंड करिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप आज की डायनेमिक इन्वायरमेंट में वर्क करते हो एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज अ प्रोफेशनल, तो इसका बारे में आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। और ये एक बेसिक स्टैंडर्ड है जो रिस्क के सिनेरियो में, रिस्क असेसमेंट के सिनेरियो में, रिस्क मेथडोलॉजी के सिनेरियो में रेफरेंस्ड है डिफरेंट नंबर ऑफ स्टैंडर्ड्स में। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत रिक्वायर्ड है जब भी आप प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहे हो, समझ रहे हो, उस पर काम कर रहे हो। जब तक आपकी इसकी स्टैंडिंग नहीं होगी तब तक आप कोई टेक्निक नहीं यूज़ कर सकते हो, चाहे वो FMEA हो, चाहे परेटो चार्ट्स हो, चाहे कोई भी टेक्निक हो, रिस्क असेसमेंट को लेके, मेथड को लेके, इवेल्युएशन को लेके। तो आप होपफुली सब चीज़ें करोगे। और यहाँ पे मैं अपना वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, बाय।